कहानी की शुरुआत होती है हमारे लड़के किम हानुल से, जिसे पूरे स्वैग के साथ स्टेज पर बुलाया जाता है, जैसे वही आज का मेन कैरेक्टर हो। वो इस पल का पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहा था। एक ऑफिशियल उसे उसकी रैंक ई हंटर लाइसेंस देने के लिए आगे बढ़ता है और हानुल उसे ऐसे सलाम करता है जैसे कोई सैनिक अपना मेडल ले रहा हो। आखिर इतने समय तक लोगों की नजरों में लो रैंक वाला बेकार समझे जाने के बावजूद इस लड़के ने सच में जान लगा दी थी। मॉन्स्टर्स के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती थी उसने सब कुछ पढ़ा, सीखा और याद किया। उसे लगा कि आखिरकार उसकी सारी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन तभी किस्मत फिर से ऐसा मजाक करती है कि सीधा दिल पर लग जाता है। ऑफिशियल अचानक कहता है कि उससे गलती हो गई है और सबके सामने उसकी लाइसेंस फाड़ देता है। पता चलता है कि रैंक ई को तो ऑफिशियल हंटर माना ही नहीं जाता। बस इतनी सी बात और हानुल की पूरी दुनिया वन पल में बिखर जाती है। फिर ऑफिशियल कोल्ड चेहरे से समझाता है कि सिर्फ नॉलेज का कोई मतलब नहीं होता जब तक तुम्हारे स्टैट्स सही लेवल के न हो। ये शब्द हानुल के दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि वो उन्हें कभी भूल ही नहीं पाता। उसके मुंह से हल्की सी बद्दुआ निकल जाती है। 7 साल पहले उसने एक बार अपना ये सपना छोड़ दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि उसका बैकअप करियर भी हाथ से निकलने वाला है। वो पूरी तरह परेशान हो चुका था क्योंकि जिस गेम ने अब तक उसका पेट भरा था वही हमेशा के लिए बंद होने वाला था। तभी स्क्रीन पर फाइनल नोटिस आता है कि गेम सर्वर्स हमेशा के लिए शट डाउन किए जा रहे हैं। उसकी साइड हसल एक मॉन्स्टर डिफेंस गेम की स्ट्रीमिंग थी जिसमें प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को रिक्रूट करके दूसरे मॉन्स्टर्स से लड़वाते थे। सुनने में गेम आसान लगता था, लेकिन उसके अंदर स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक और उलझी हुई थी कि अच्छों के पसीने छूट जाए। यूनिट्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी था, लेकिन सक्सेस रेट इतनी खराब थी कि हर कोशिश दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। और सबसे बड़ा दर्द, अगर एक बार भी कैरेक्टर मर गया तो अब तक की पूरी प्रोग्रेस एक झटके में खत्म। इसी वजह से हर कोई इस गेम को ट्रैश गेम कहता था। इसका बैलेंस इतना अजीब था कि कभी कभी कमजोर यूनिट्स भी ताकतवर यूनिट्स को धूल चटा देती थी। हानुल तो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि इस गेम का डेवलपर जरूर कोई सैडिस्ट होगा जिसे प्लेयर्स को तड़पाने में मजा आता है। लेकिन फिर भी हमारा सिग्मा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इस नामुमकिन लगने वाले गेम को पूरी तरह मास्टर कर लिया और आखिरकार उसी की बदौलत एक वेटरन स्ट्रीमर बन गया। यह गेम उसके लिए पैसे कमाने का दूसरा मौका था। अब वो मौका भी हाथ से निकल चुका था और हालात ऐसे हो गए थे कि भाई को खर्चा चलाने के लिए शायद अपने ही बॉल्स बेचने पड़ जाए। आज उसकी आखिरी स्ट्रीम थी, इसीलिए वो हमेशा की तरह अपनी छोटी सी ऑडियंस को स्माइल के साथ हेलो बोलता है। तभी एक व्यूअर उसके हंटर करियर के बारे में पूछता है। हानुल थोड़ा रुककर कहता है कि टेक्निकली वो एक हंटर है, लेकिन सच ये था कि वो बस एक फेल हुआ रैंक ई वॉश आउट था। ये बात सोचकर ही उसे अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत टॉपिक बदल देता है और कहता है कि क्योंकि आज गेम का आखिरी दिन है तो वो एक आखिरी चैलेंज लेना चाहता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वेव कैसल पर हमला करने वाला है और उसका टारगेट है वेव 700, एक ऐसा लेवल जिसे आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। ये सुनते ही उसके व्यूअर्स भी इस आखिरी कोशिश के लिए थोड़ा थोड़ा फंड भेजना शुरू कर देते हैं। हानुल गेम स्टार्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये सब करने का मतलब भी क्या है। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वेव 700 शुरू होती है, एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से मॉन्स्टर्स की खत्म न होने वाली भीड़ बाहर निकलने लगती है। साफ दिख रहा था कि ये वेव उसकी डिफेंस की असली लिमिट टेस्ट करने के लिए बनाई गई थी। हानुल सबसे पहले एक आर्चर गॉब्लिन समन करता है। गॉब्लिन एक चमकता हुआ एरो छोड़ता है जो सामने वाले मॉन्स्टर को सीधा हिट करता है, लेकिन अगले ही पल उसे काउंटर अटैक मिलता है और वो दर्द से चीख उठता है। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत बता देता है कि यूनिट खत्म हो चुकी है। हानुल दांत भींच लेता है क्योंकि उस यूनिट को तैयार करने में बहुत मेहनत और रिसोर्सेज लगे थे। उसके समन किए हुए मॉन्स्टर्स पूरी तरह दबते जा रहे थे और उसे अच्छी तरह पता था कि अगर पूरी हॉर्ड एक साथ उस पर टूट पड़ी तो वो सीधा गेम ओवर होगा। फिलहाल वो सामने वाले खतरे पर ध्यान देता है और एंट्रेंस की रक्षा के लिए अपनी सक्यूबस क्वीन को भेज देता है। तभी सबसे गलत समय पर उसका ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर एक विशाल 3 हेडेड मॉन्स्टर जोरदार दहाड़ मारते हुए आगे बढ़ता है और उनकी डिफेंस को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। क्वीन पीछे हटकर दोबारा पोजीशन लेने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज था। उसका आखिरी और बेहद खतरनाक अटैक सीधा जाकर लगता है। लगातार
सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। एक के बाद एक यूनिट्स गिरती जा रही थी। वेव 700 उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। उसके सबसे मजबूत समन्स भी एक एक करके टूटने लगे। जिन यूनिट्स को तैयार करने में उसने इतना लंबा समय लगाया था, वो सब कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गई। तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उसी पल साफ हो जाता है कि अब उसकी हार लगभग तय है। सारी डिफेंस खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसका कासल बचा था, बिल्कुल खुला हुआ, जैसे दुश्मनों का आखिरी टारगेट। हनुल सिर्फ बेबस होकर देख सकता था, क्योंकि उसकी आखिरी डिफेंस भी आखिरकार ढह जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि हार तय है, लेकिन तभी गेम अचानक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट फेंकता है जिसकी किसी ने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। वेव 700 को पहली बार चैलेंज करते ही अचानक एक स्पेशल कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही सॉवरन नाम का एक कैरेक्टर जाग जाता है और पहली बार बैटलफील्ड पर कदम रखता है। सॉवरन एक शानदार नीले बालों वाला सोर्ड नाइट है, लेकिन उसकी जेंडर क्या है ये किसी को नहीं पता। ये सब देखकर हानुल पूरी तरह दंग रह जाता है। अब तक तो सॉवरेन्स सिर्फ एनपीसी माने जाते थे। उनका काम बस पीछे खड़े होकर अच्छा दिखना था। लड़ाई में हिस्सा लेना तो उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स की पूरी फौज कासल की तरफ टूट पड़ती है, सॉवरेन बिल्कुल गेट के सामने शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे किसी बात की जरा भी चिंता न हो। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और इतनी खूबसूरती और घातक अंदाज में वार करता है कि डिवाइन लाइट की एक चमकदार लकीर निकलती है, जो मॉन्स्टर्स को ऐसे चीरती चली जाती है जैसे कोई फ्रूट निंजा का ओवर पावर्ड वर्जन खेल रहा हो। हानुल, जिसने इस गेम को हजारों बार खेला है, वो भी सोवेरेन की इस जबरदस्त ताकत देखकर बस देखता ही रह जाता है। तभी मॉन्स्टर्स की एक और बड़ी वेव उनकी तरफ दौड़ती है। सॉवरेन हवा में छलांग लगाता है और फिर एक और रहस्यमयी चमकदार वार करता है, जो दुश्मनों की पूरी लाइन को पल भर में तबाह कर देता है। वो लगातार मॉन्स्टर्स पर हमला करता रहता है, जब तक कि पूरे मैदान में सिर्फ उनकी लाशों के ढेर ही नहीं बच जाते। हानुल की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इसके साथ ही वेव 700 क्लियर हो जाती है। अपनी पूरी स्ट्रीमिंग करियर में वो यही सोचता रहा कि सॉवरेन्स का काम बस बैकग्राउंड में खड़े होकर अच्छे दिखना है, लेकिन ये तो पूरी तरह पागलपन निकला। ये सॉवरेन तो चलता फिरता चीट कोड है। तभी उसे एहसास होता है कि इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए उसके स्ट्रीम पर कोई व्यूअर बचा ही नहीं है। उसका स्ट्रीम बीच में ही क्रैश हो चुका था और चैट में सिर्फ एक अकेला व्यूअर बचा था। तभी वो रहस्यमयी व्यूअर अचानक उसे दिल से धन्यवाद देने लगता है। वो कहता है कि हानुल की वजह से आखिरकार उनका लॉर्ड जाग गया है और अब वो सब शांति से जी पाएंगे। हानुल को तो कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये इंसान आखिर कैसी अजीब बातें कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो तो उससे भी ज्यादा अजीब है। अचानक उसके कमरे के बीचों बीच एक रहस्यमयी पोर्टल खुल जाता है और उसके सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है कि उसने एक नई स्किल अवेकन कर ली है। नई स्किल का नाम देखते ही उसे अपने पुराने टीचर्स की बातें याद आ जाती हैं। वो हमेशा कहते थे कि ई रैंक अवेकनर्स आमतौर पर डंजन्स में जिंदा नहीं बच पाते, लेकिन बहुत ही कम और किस्मत वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी में बाद में एक नई स्किल अवेकन हो जाती है। ये घटना इतनी रेयर होती है कि इसे रीअवेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही हनुल को एहसास होता है कि उसे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, उसके अंदर फिर से जोश भर जाता है। वो ठान लेता है कि इस बार वो हंटर की दुनिया में जबरदस्त वापसी करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने मेन स्टेटस विंडो पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। रीअवेकनिंग होने के बावजूद उसके मेन स्टेटस में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। यही बात उसके मन में एक नई जिज्ञासा जगा देती है। तभी उसकी उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि एक दूसरी नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाती है, जिसमें उसकी नई स्किल की पूरी जानकारी होती है। वहां उसे 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला, डील विद द सोवेरेन, और दूसरा, कन्वर्स विद द सोवेरेन। उसे दोनों का मतलब तक नहीं पता, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे वो अंदाजे से एक ऑप्शन चुन लेता है। वो डील विद द सोवेरेन पर क्लिक कर देता है, लेकिन स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले उसके सामने एक चमकती हुई लाल वार्निंग आ जाती है। उसमें लिखा होता है कि इस स्किल को चलाने के लिए उसके पास जरूरी गोल्ड नहीं है, इसलिए कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। ये देखकर हनुल पूरी तरह परेशान हो जाता है। अभी अभी उसे लगा था कि वो अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच गया है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया गया हो। तभी उसके मॉनिटर की हल्की रोशनी उसे एक नया आइडिया देती है। उसे याद आता है कि स्ट्रीम क्रैश होने से पहले चैट में एक अकेला व्यूअर बचा था, जो कुछ अजीब और रहस्यमयी बातें कर रहा था। हानुल फैसला करता है कि अब उसी से जवाब निकलवाएगा। जैसे ही वो अपनी स्ट्रीम दोबारा शुरू करता है, वही व्यूअर तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। आसान रखने के लिए उसे व्यूअर 1 को ही कह लेते हैं। हानुल स्ट्रीम को लॉक कर देता है ताकि ये बातचीत सिर्फ उन दोनों के बीच रहे। फिर वो बिना समय बर्बाद किए सीधे वही सवाल पूछना शुरू कर देता है
जिनके जवाब उसे हर हाल में चाहिए। उसे पूरा यकीन है कि रीअवेकनिंग शुरू होते ही व्यूअर 1 का सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं था, इसलिए वो सीधा पूछ बैठता है, क्या तुम्हें मेरी रीअवेकनिंग के बारे में कुछ पता है? उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि व्यूअर 1 तुरंत हाँ में जवाब देता है। हानुल हमेशा से जानता था कि अवेकनिंग इंसानों के बस की बात नहीं होती, तो क्या स्क्रीन के उस पार बैठा यही रहस्यमयी शख्स उसकी रीअवेकनिंग की वजह है? वो अगला सवाल करता है, ये सब अचानक क्यों हुआ? आखिर कोई अनजान ताकत एक ऐसे गेमर की मदद क्यों करेगी जिसका करियर कब का खत्म हो चुका है? व्यूअर 1 बहुत शांत तरीके से जवाब देता है, सॉवरेन ने तुम्हें चुना है, बस इतनी ही बात है। और जहां तक इस बड़े एहसान की वजह की बात है, तो तुम वही इंसान हो जिसने सबसे पहले हमारे लॉर्ड को जगाया था। फिर वो हानुल को भरोसा दिलाता है कि अभी उसके दिमाग में जितने भी सवाल और उलझने हैं, समय के साथ उनका जवाब खुद मिल जाएगा, और जो नई स्किल्स उसे मिली हैं, उन्हें बस उनके लॉर्ड की तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट समझना चाहिए। हानुल अब पूछताछ बंद कर देता है और पूरा ध्यान इस बात पे लगा देता है कि इन नई स्किल्स का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। सबसे पहले वो कन्वर्स विद द सोवेरेन स्किल देखता है, लेकिन पता चलता है कि उस पर कूल डाउन लगा हुआ है, यानी उसे इस्तेमाल करने से पहले इंतजार करना पड़ेगा। वो ये बात मान लेता है, लेकिन फिर वो गुस्से में पूछता है कि दूसरी स्किल आखिर गोल्ड की वजह से लॉक क्यों है? ये सुनते ही व्यूअर 1 को अपनी गलती का एहसास होता है। बिना एक पल गंवाए वो सीधे हानुल के सिस्टम वॉलेट में 50 गोल्ड भेज देता है। अब जरूरी करेंसी मिल चुकी थी। हानुल आखिरकार अपनी नई स्किल्स को खुलकर आजमा सकता था और धीरे धीरे इस पूरे रहस्य की गुत्थी सुलझा सकता था। अपना काम पूरा होने के बाद व्यूअर 1 उसे अलविदा कहता है और स्ट्रीम से लॉग आउट कर जाता है। हानुल अब भी पूरी तरह उलझन में है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। वो खुद को चुटकी काटकर भी देखता है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि कहीं वो किसी बेवकूफी भरे हाइपर रियलिस्टिक ड्रीम में तो नहीं फंसा हुआ। फिर भी एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी, उसकी दोबारा हुई अवेकनिंग कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं थी। इसके पीछे सीधे सीधे वही रहस्यमयी एंटिटी थी जिसे लॉर्ड कहा जाता था। तभी अचानक सिस्टम की एक नोटिफिकेशन बजी और उसे पता चला कि उसके अकाउंट में 50 गोल्ड जमा हो चुके हैं। यही नई करेंसी आखिरकार उसे अपनी स्किल डील विद द सोवेरेन इस्तेमाल करने का मौका देती है। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल डिजिटल स्टोर खुल जाता है जिसमें खरीदने के लिए मॉन्स्टर्स की लंबी लिस्ट दिखाई देती है। वह अपना वॉलेट चेक करता है और समझ जाता है कि उसके पास मौजूद 50 गोल्ड में वह सिर्फ एक स्लेव गॉब्लिन ही खरीद सकता है। बाकी हर मॉन्स्टर की कीमत इतनी ज्यादा थी कि देखकर ही सिर चकरा जाए। सबसे महंगी कैरेक्टर खुद सोवेरेन थी, जिसकी कीमत पूरे 11 डिजिट्स में थी। इतने लंबे नंबर्स देखकर ही उसके दिमाग का दही होने लगा। जाहिर सी बात थी, वह उसे अपनी टीम में जरूर शामिल करना चाहता था, लेकिन उसकी कीमत तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। हालांकि हानुल का ध्यान सिर्फ स्किल पर नहीं अटका था। असली हैरानी की बात यह थी कि यह पूरा सिस्टम विंडो बिल्कुल उसके गेम जैसा दिख रहा था। मॉन्स्टर्स के छोटे छोटे होलोग्राम जो अपनी प्राइस के साथ घूम रहे थे, लगभग मॉन्स्टर ब्लॉक मॉन्स्टर्स गेम की हूबहू कॉपी थे, बस कुछ मामूली डिफरेंसेस के साथ। गेम में वह जिन यूनिट्स का मालिक होता था उन्हें समन भी कर सकता था। इसलिए हानुल ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि अगर वही गेम मैकेनिक्स यहाँ भी लागू होते हैं तो वह असली दुनिया में भी अपने खरीदे हुए मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। जब मेरे समन्स मेरे लिए लड़ सकते हैं तो मुझे खुद टॉप टियर हंटर बनने के लिए ताकतवर होने की क्या जरूरत है? तभी उसे गोल्ड कमाने का तरीका याद आया। MBM में प्लेयर्स के पास पैसे कमाने के सिर्फ 2 तरीके थे, या तो डंजन्स क्लियर करो या मॉन्स्टर्स का शिकार करके उनका लूट बेच दो। अगर वही गेम मैकेनिक्स इस दुनिया में भी काम करते हैं तो उसे भी गोल्ड कमाने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके फिजिकल स्टैट्स इस समय बिल्कुल बॉटम पर थे। उसकी हालत ऐसी थी कि वह सबसे कमजोर ग्रेड के स्लाइम तक का शिकार नहीं कर सकता था। किसी खतरनाक मॉन्स्टर की तो बात ही छोड़ो, कोई और रास्ता न देखकर वह स्लेव गॉब्लिन खरीदने का फैसला पक्का कर देता है। अगले ही पल एक नीली पोके बॉल जैसी चमकदार एनर्जी उसके सामने बनती है और उसमें से उसका स्लेव गॉब्लिन असली दुनिया में प्रकट हो जाता है। इसके बाद कहानी सीधे हंटर एसोसिएशन की चहल पहल वाली बिल्डिंग में पहुंचती है। हानुल यहाँ खुद को ऑफिशियल तौर पर एक सोलो ई रैंक हंटर के रूप में रजिस्टर कराने आया था। रिसेप्शनिस्ट उसका नया रिकॉर्ड खोलती है और उसके रैंक के हिसाब से 4 उपलब्ध जॉब्स दिखाती है। हानुल सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखता है और जानबूझकर वही क्वेस्ट चुनता है जो उसकी कमजोर फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से सबसे बेकार चॉइस लगती थी। पहाड़ों के पीछे बसे एक दूरदराज गांव में गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट। अटेंडेंट तुरंत उसे चेतावनी देती है कि वह इलाका इमरजेंसी सपोर्ट की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। अगर वहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन हानुल तो यही चाहता था। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि किसी भी कीमत पर वह किसी का भी ध्यान अपनी तरफ न खींचे।
अटेंडेंट को उस पर थोड़ा तरस भी आता है। उसे लगता है कि इतनी कम उम्र का लड़का शायद अपनी जिंदगी किसी खतरे में डाल रहा है। फिर भी वो उसका स्टेटस अपडेट कर देती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है और वो कहती है कि मिशन की सारी डिटेल्स उसे मैसेज करके भेज दी जाएंगी। अब हानुल ऑफिशियली मिशन पर जाने के लिए तैयार था और अपने पहले हंटर मिशन को लेकर उसकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। जब वो आखिरकार उस दूर दराज के गांव में पहुंचता है तो मिशन देने वाला क्लाइंट, जो एक बुजुर्ग आदमी होता है, भागता हुआ उसका स्वागत करने आता है। वो इस बात से बेहद खुश था कि आखिर किसी बहादुर हंटर ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार की। आखिर इतनी कम रिवॉर्ड के लिए इतनी दूर आने की तकलीफ ज्यादातर अवेकनर्स उठाना ही नहीं चाहते। फिर भी उस बुजुर्ग को भरोसा नहीं हो रहा था कि हानुल जैसा दुबला पतला लड़का उन खतरनाक मॉन्स्टर्स का अकेले सामना कर पाएगा। उसे सच में उसकी जान की चिंता हो रही थी। बूढ़े आदमी की सच्ची फिक्र देखकर हानुल मुस्कुराता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अब वो उन गंदे गॉब्लिन्स को इस गांव पर और हमला नहीं करने देगा। इसके बाद वो जंगल के और अंदर बढ़ता है जहां गॉब्लिन्स का नेस्ट होने की बात कही गई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके सामने एक बेहद अजीब नजारा आता है। जंगली और हिंसक दिखने की बजाय गॉब्लिन्स का पूरा ग्रुप एक छोटी सी नदी के किनारे आराम से बैठा पानी पी रहा था, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। हानुल इस अजीब बात को ज्यादा सोचने की बजाय अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपनी नई फेमिलियर को बाहर निकालता है, जो इस समय एक छोटे से नीले ब्लॉब के रूप में आराम कर रही थी। फिर पूरे पोकेमॉन ट्रेनर वाले अंदाज में वो उस नीली पोकेबॉल जैसी चीज को पूरी ताकत से गॉब्लिन्स की तरफ फेंक देता है। वो स्फीयर जाकर सीधे गॉब्लिन्स के सामने गिरती है। 1/10 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हानुल की हालत एकदम खराब हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी पोकेबॉल ने काम ही नहीं किया। उधर गॉब्लिन समझ जाते हैं कि उनके सामने खड़ा इंसान दुश्मन है। अगले ही पल वो अपने नुकीले पंजे निकालते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हानुल जानता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो भागने की बजाय अपने मुक्के कसकर खड़ा हो जाता है, जैसे आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर चुका हो। लेकिन तभी ठीक उस पल जब एक गॉब्लिन अपने पंजे उसके शरीर में गाड़ने ही वाला होता है, सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है। जोरदार धमाके के साथ गॉब्लिन समन हवा में से प्रकट होता है और अपने विशाल क्लब से सामने वाले गॉब्लिन को इतनी जोर से उड़ाता है कि वो कई कदम दूर जा गिरता है। अपने समन को इतने करीब से देखकर हानुल के दिमाग में अचानक एक बात बिजली की तरह कौंध जाती है। जब उसने एमबीएम की स्ट्रीमिंग शुरू की थी तब उसे सबसे पहला मॉन्स्टर एक साधारण स्लेव गॉब्लिन मिला था। समय के साथ उसने उसी कमजोर से गॉब्लिन को गॉड टियर आइटम्स पहनाए, उसे लगातार अपग्रेड किया और देखते ही देखते वही बेकार समझा जाने वाला मॉन्स्टर इतना ताकतवर बन गया कि उसने अकेले ही 100 वेव्स के खतरनाक मॉन्स्टर्स को बिना किसी मदद के साफ कर दिया था। हानुल ने उसका नाम गोनो रखा था। अब सामने खड़े इस गॉब्लिन के स्टैट्स देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। इसके पास वही टॉप क्लास ए रैंक इक्विपमेंट था जिसे पाने के लिए हानुल ने कभी दिन रात मेहनत की थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण समन नहीं बल्कि उसका अपना गोनो है, जो किसी तरह इस दुनिया में सचमुच जिंदा होकर आ गया है। गोनो तो जैसे पागल ही हो जाता है। वो सामने खड़े 2 गोब्लिन्स को इतनी बेरहमी से चीर फाड़ देता है कि उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। आखिरी बचा 3rd गॉब्लिन अपनी बची खुची अक्ल का इस्तेमाल करता है और बिना पीछे देखे उल्टी दिशा में जान बचाकर भाग खड़ा होता है। लेकिन भागते हुए उस गॉब्लिन की किस्मत में बचना लिखा ही नहीं था। गोनो ने रेवंस विंग बीट शूज पहन रखे थे, जिनकी वजह से उसकी रफ्तार बिजली की चमक जैसी हो चुकी थी। देखते ही देखते वो एक फ्लैश की तरह आगे निकलता है और भाग रहे आखिरी गॉब्लिन तक उसके चीखने से पहले ही पहुंच जाता है। अगले ही पल उसका विशाल हथियार चलता है और वो गॉब्लिन कई टुकड़ों में बिखर जाता है। ये सब देखकर हानुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि असली दुनिया में गोनो इतना डरावना और ताकतवर लगेगा। लड़ाई खत्म होते ही खून से लथपथ गोनो आराम से वापस अपने मास्टर के पास चलता हुआ आता है, लेकिन फिर वो ऐसा क्यूट पप्पी फेस बनाता है कि हानुल खुद भी हैरान रह जाता है। गोनो जैसे साफ कह रहा हो, इतना शानदार काम किया है, अब हेड पैट तो बनता है। हानुल फिर से कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर का इतना प्यारा और मासूम साइड भी हो सकता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। नोटिफिकेशन में दिखता है कि गोनो का अफेक्शन लेवल 20 आउट ऑफ 100 हो चुका है। साथ ही ये भी लिखा होता है कि जब अफेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तब एक बिल्कुल नई स्किल अनलॉक होगी, जो हानुल कुछ देर पहले तक अपने समन को छूने में भी हिचकिचा रहा था। वही अब बिना 1 सेकंड सोचे घुटनों के बल बैठ जाता है और गोनो को ऐसे गले लगा लेता है जैसे सालों बाद अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। लेकिन अब वापस मिशन पर ध्यान देने का समय था। तभी हानुल की नजर एक बड़ी प्रॉब्लम पर पड़ती है। मरे हुए गॉब्लिन्स ने एक भी लूट नहीं गिराया था। उसके मन में तुरंत सवाल आता है, अगर लूट ही नहीं मिलेगा
तो गोल्ड कैसे फार्म करूंगा। तभी गोनो बिना कुछ कहे खुद ही जवाब दे देता है। वो एक एक करके हर गॉब्लिन की लाश के पास जाता है, अपना हाथ उनके सीने के अंदर डालता है और वहां से हल्की नीली चमक वाली माना स्टोन्स निकाल लेता है। उसी समय पास में नीली रहस्यमयी एनर्जी से बना एक पोर्टल खुल जाता है। गोनो बड़ी आसानी से उन स्टोन्स को उसके अंदर फेंक देता है। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उन 3 लो ग्रेड कोर्स के बदले 30 गोल्ड सीधे हानुल के अकाउंट में जमा हो गए हैं। अब सारी बात उसकी समझ में आ जाती है। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स सीधे गोल्ड कॉइन्स नहीं गिराते, पहले उनकी माना स्टोन्स निकालनी पड़ती हैं और फिर उन्हें सिस्टम के जरिए एक्सचेंज करना होता है। इतनी जल्दी पूरा मैकेनिक समझ लेने पर हानुल खुशी खुशी गोनो के सिर पर फिर से प्यार से हाथ फेरता है। अब गोल्ड भी मिल चुका था, इसलिए वो हंटर एसोसिएशन को मिशन पूरा होने का सबूत देने के लिए गॉब्लिन्स के फिजिकल एविडेंस इकट्ठा करने ही वाला था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो 3 गॉब्लिन्स तो बस शुरुआत थे। अचानक जंगल की गहराइयों से जोरदार धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। हर गुजरते पल के साथ जमीन पहले से ज्यादा जोर से कांपने लगती है। विशाल पेड़ ऐसे टूटकर बिखर रहे थे जैसे किसी ने उन्हें तिनकों की तरह मसल दिया हो। और फिर जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय दानव अपनी धमाकेदार एंट्री करता है। वो एक ऑग्र था। उसे देखते ही हानुल के मन में बस एक ही ख्याल आता है, मैंने आखिर ये मिशन लिया ही क्यों। इतना बड़ा ऑग्र तो सिर्फ बी रैंक गेट्स या उससे भी ऊपर वाले डंजन्स में मिलना चाहिए। उसका किसी ई रैंक क्वेस्ट जोन में होना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हानुल की नजर उस ओगर की एक ऐसी खास बात पर पड़ती है जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो विशाल ओगर जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके पूरे शरीर पर ताजे गहरे जख्म थे। साफ दिख रहा था कि वो अभी कुछ ही देर पहले किसी बेहद खतरनाक लड़ाई से निकल कर आया है। लेकिन हानुल अच्छी तरह जानता था कि बॉस लेवल मॉन्स्टर को उसकी चोटें देखकर हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तभी सिस्टम की एक लाल वार्निंग उसके सामने चमक उठती है। उसमें दिखता है कि गोनो के समन का समय अब सिर्फ 3 मिनट्स ही बचा है। गोनो बिना जरा भी डरे आगे बढ़ जाता है। उसके सामने खड़ा ऑग्र उससे लगभग 4 टाइम्स बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो बस एक बार मुड़कर हानुल की तरफ देखता है, जैसे बिना कुछ कहे सिर्फ इतना पूछ रहा हो, मुझ पर भरोसा है ना। अगले ही पल गोनो अपने रेवंस विंग बीट शूज एक्टिवेट करता है और बिजली जैसी रफ्तार से सीधे ओगर की तरफ दौड़ पड़ता है। ओगर गुस्से से दहाड़ता है और जड़ से उखाड़े हुए एक विशाल पेड़ के तने को बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर गोनो को उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन गोनो की स्पीड किसी और ही लेवल पर थी। वो एक लंबी छलांग लगाकर हवा में पहुंच जाता है, फिर बीच हवा में अपना संतुलन बनाकर अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगले ही पल वो आसमान से गिरते हुए किसी उल्का पिंड की तरह सीधे ऑग्र के सिर की तरफ टूट पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए ऑग्र घबराकर दोनों हाथ ऊपर कर लेता है ताकि अपने सिर की रक्षा कर सके। लेकिन गोनो रुकने वालों में से नहीं था। उसके वार का दबाव इतना भयानक था कि ऑग्र की दोनों बाहों की हड्डियां जोरदार आवाज के साथ टूट जाती हैं और उसकी पसलियां भी अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इसके बाद गोनो अपनी पूरी ताकत और बढ़ा देता है। उसके क्लब से निकली भयानक शॉकवेव पूरे जंगल में गूंज उठती है, जमीन तक कांपने लगती है और हानुल को खुद पीछे फिसलना पड़ता है ताकि वो गिर न जाए। आखिरकार ओगर उस जबरदस्त ताकत के नीचे पूरी तरह कुचल जाता है। ये नजारा देखकर हानुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुशी से उछलता हुआ गोनो के पास पहुंचता है और जीत का छोटा सा डांस करने लगता है। लेकिन गोनो के समन का समय लगभग खत्म हो चुका था। उसके गायब होने में अब सिर्फ 3 सेकेंड्स बचे थे, इसलिए वो तुरंत ऑग्र के सीने में हाथ डालकर उसकी विशाल मना स्टोन निकालता है और उसे हानुल के हाथ में थमा देता है। अगले ही पल उसका शरीर नीली रोशनी में बदल जाता है और वो फिर से अपने छोटे से नीले ऑर्ब फॉर्म में लौटकर गायब हो जाता है। अब हानुल के हाथ में एक बड़ी और बेहद हाई क्वालिटी माना कोर थी। तभी वही रहस्यमयी आर्केन पोर्टल फिर से खुल जाता है। हानुल बिना देर किए उस लो इंटरमीडिएट माना स्टोन को उसके अंदर डाल देता है। बदले में सिस्टम सीधे उसके अकाउंट में 100 गोल्ड जमा कर देता है। अब उसके पास कुल 130 गोल्ड हो चुके थे, लेकिन सिस्टम अभी भी उसे चौंकाना बाकी था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला ऑफिशियल मॉन्स्टर किल था। इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक प्रीमियम गाचा टिकट मिलता है। इस टिकट की मदद से प्लेयर्स बेहद रेयर आइटम्स हासिल कर सकते थे। हालांकि हर पुराना प्लेयर जानता था कि इसकी ड्रॉप रेट ज्यादातर समय बेहद खराब होती है। जैसे ही हानुल उस टिकट को इस्तेमाल करता है, उसके सामने एक शानदार और खूबसूरत ट्रेजर चेस्ट प्रकट हो जाती है जो रहस्यमयी आइटम्स से भरी हुई थी। तभी सिस्टम उसे एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। गाचा से मिलने वाले गॉड टियर इक्विपमेंट सिर्फ उसके समन्स के लिए नहीं थे, वो उन्हें खुद भी पहन सकता था और अपनी बेहद कमजोर स्टैट्स को
काफी बढ़ा सकता था। हानुल अभी अपनी इस नई ताकत की खुशी ठीक से मना भी नहीं पाया था कि अचानक जंगल में टहनियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है। अगले ही पल पूरी तरह हथियारों से लैस अवेकनर्स का एक ग्रुप वहां पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो घायल ओगर का पीछा करते करते सीधे इसी जगह तक आ पहुंचे थे। घायल ओगर के छोड़े हुए निशान सच में उन्हें सीधे उसी जगह तक ले आते हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी। उनका टारगेट पहले ही मर चुका था। जैसे ही हानुल की नजर उस पूरे ग्रुप पर पड़ती है, उसका दिल बैठ जाता है। वो सामने खड़ी लड़की को तुरंत पहचान लेता है। वो थी युन सू ए, मशहूर पोंगबेक गिल्ड की टीम 2 की ताकतवर लीडर। हानुल को एक ही पल में समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले ओगर से लड़ने वाले यही लोग थे। उन्होंने ओगर को बुरी तरह घायल तो कर दिया था, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग निकला था और अब उसकी लाश हानुल के सामने पड़ी थी। किसी बड़े गिल्ड के सामने उनके शिकार का मामला पड़ जाए, इससे ज्यादा मुसीबत और क्या हो सकती थी। हानुल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी SUA तेज आवाज में उसे रुकने का आदेश देती है। अगले ही पल उसकी टीम चारों तरफ फैलकर हानुल को पूरी तरह घेर लेती है। अपना परिचय देने के बाद सुए सख्त लहजे में बताती है कि वो अजीब ओग्र उनके मिशन का टारगेट था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि किसी और ने उनका शिकार खत्म कर दिया। माहौल इतना तनाव भरा हो जाता है कि हानुल खुद भी समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। सुए एक बार ओगर की लाश को देखती है, फिर हानुल की तरफ नजर घुमाती है। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस लड़के ने इस मॉन्स्टर को अकेले कैसे मार दिया। ओगर पहले से घायल जरूर था, लेकिन फिर भी उसे हराना आसान नहीं था। आखिर उनकी टीम के 3B रैंक हंटर्स भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे खत्म नहीं कर पाए थे। इसी बात से वो अपने मन में एक नतीजे पर पहुंचती है। उसके हिसाब से हानुल कम से कम एक A रैंक हंटर तो जरूर होगा। यही सोचकर उसका रवैया थोड़ा बदल जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और फिर से शांति से अपना परिचय देती है। मैं सुए हूँ पोंगबेक गिल्ड से। असल में वो जानना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा इंसान आखिर है कौन। हानुल भी बिल्कुल शांत रहते हुए अपना परिचय दे देता है, लेकिन तभी सुए को एक ऐसी बात महसूस होती है जिससे वो खुद चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि एक आर्केंगल की दिलचस्पी इस लड़के में है। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। वो चाहे जितना सोच ले, उसे समझ ही नहीं आता कि इतने साधारण दिखने वाले लड़के में आखिर ऐसी क्या खास बात है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इसलिए वो सीधे पूछ बैठती है, क्या तुमने उस ओगर को अकेले मारा। हानुल बस छोटा सा जवाब देता है और मान लेता है कि हाँ, उसने ही उसे खत्म किया। ये सुनकर सुए और भी सतर्क हो जाती है। उसे लगने लगता है कि ये लड़का जरूर कुछ छिपा रहा है। फिर वो बताती है कि ओगर से पहली लड़ाई उनकी टीम ने की थी और वो खुश है कि हानुल ने उसे किसी गांव या इंसान को नुकसान पहुंचाने से पहले रोक दिया। हानुल बस मुस्कुराकर कह देता है, बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन सुए इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ किस्मत के भरोसे कोई ओग्र नहीं मरता। अब उसे हानुल पर पूरा शक होने लगता है। फिर भी वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो कहती है कि ओग्र को मारने का पूरा रिवॉर्ड हानुल को ही मिलेगा, यानी पोंगबेक गिल्ड खुद उससे संपर्क करेगा और उसके हिस्से की पूरी पेमेंट उसे देगा। ये सुनकर हानुल भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े गिल्ड के लोग अपनी ही हंट का रिवॉर्ड उसे देने को तैयार हैं। लेकिन सुए इतनी सीधी भी नहीं थी। वो तुरंत एक शर्त भी रख देती है। असल में उसके मन में शुरू से एक सवाल था जिसका जवाब उसे चाहिए था। हानुल को पहले ही अंदाजा था कि इतनी अच्छी डील बिना किसी कीमत के नहीं मिलने वाली, लेकिन अगले ही पल सुए बड़ी सहजता से अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देती है। ये नजारा इतना मजेदार था कि जैसे कोई छोटी सी शर्मीली लड़की अपने क्रश से उसका नंबर मांगने की हिम्मत जुटा रही हो। खुद सुए भी नंबर मांगते वक्त थोड़ी घबरा जाती है। और उधर हमारा सीधा साधा हानुल, उसे तो अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद कहानी सीधे उस पल पर पहुंचती है जहां हानुल फिर से गांव के उस बुजुर्ग अंकल से मिलता है। अपनी और पूरे गांव की जान बचाने के लिए वो बुजुर्ग उसका दिल से शुक्रिया अदा करते नहीं थकता। हानुल बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि अब गांव वालों के लिए पहाड़ तक जाने का रास्ता सुरक्षित हो गया है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि इतने समय से ये लोग कितनी मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। गांव का मुखिया उसका एहसान चुकाना चाहता है। तभी हानुल को एक बात याद आती है।
वो काफी समय से मशहूर ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट का लोकेशन जानना चाहता था। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसे नीचे जाने वाले एक रास्ते की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उसी रास्ते के आखिर में उसे वो जगह मिल जाएगी। साथ ही वो हंसते हुए ये भी बताते हैं कि उस रास्ते पर चलने वालों की किस्मत भी चमक जाती है। हानुल हल्का सा मुस्कुरा देता है। वैसे तो उसे ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उसका मूड पहले से ही अच्छा था। चलते चलते वो अपना गाचा ट्रेजर चेस्ट भी बाहर निकाल लेता है। उसके मन में एक ही बात थी, अगर किस्मत सच में साथ देती है तो चेस्ट खोलने से पहले इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तभी उसका फोन बज उठता है। मैसेज फिर से SUA का था। वो ओगर के रिवॉर्ड की पेमेंट अरेंज करने के लिए उससे कांटेक्ट कर रही थी। हानुल थोड़ा हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि सू ए आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने गिल्ड के ऑफिशियल नंबर की बजाय अपना पर्सनल नंबर इस्तेमाल किया था। लेकिन फिलहाल हानुल का ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी था वो ट्रेजर चेस्ट खोलना, जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असली दुनिया में खोल पाएगा। उसे पता था कि इस गाचा की ड्रॉप रेट अक्सर बेहद खराब होती है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद कोई हाई रैंक आइटम मिल जाए। वो ज्यादा लालच भी नहीं करता, बस दिल से यही दुआ करता है कि कम से कम A रैंक का कोई आइटम निकल आए। फिर वो चेस्ट एक्टिवेट करता है। अगले ही पल उसमें से तेज चमकदार रोशनी निकलती है और उसके सामने अलग अलग रैंक के कई वेपन्स और इक्विपमेंट हवा में दिखाई देने लगते हैं। उनमें सबसे ऊपर S रैंक का एक शानदार आर्मर था जो गहरे लाल रंग का था और उस पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी। हानुल की नजर उसी पर टिक जाती है। तभी पूरी रोशनी पहले सुनहरी होती है और फिर धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगती है। हानुल सांस रोके उस सबसे बेहतरीन आर्टिफैक्ट को देखता रह जाता है और ठीक उसी पल कहानी उस रिवॉर्ड को पूरी तरह दिखाए बिना आगे बढ़ जाती है। घर लौटने के बाद हानुल चुपचाप बैठकर अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। अब गोल्ड कमाने का तरीका तो उसे मिल चुका था, लेकिन उसके सामने एक नई परेशानी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने मॉन्स्टर्स को आगे कैसे बढ़ाए और सिस्टम आखिर किस नियम पर काम कर रहा है। जब वो अपने मॉन्स्टर लिस्ट को खोलता है तो उसमें उसे गॉब्लिन फाइटर हायर करने का ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और नाम देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। ऑग्र बर्सर्कर। एक सामान्य गॉब्लिन फाइटर को हायर करने के लिए सिर्फ 70 गोल्ड चाहिए थे, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ओगर बर्सर्कर की कीमत पूरे 420 गोल्ड थी। इतनी बड़ी रकम उसके पास दूर दूर तक नहीं थी, फिर भी वो मॉन्स्टर हायर लिस्ट में मौजूद था। तभी अचानक हानुल के दिमाग में पूरी बात साफ हो जाती है। सिस्टम उसे सिर्फ वही मॉन्स्टर्स हायर करने देता है जिन्हें वो खुद अपने हाथों से मार चुका हो। अगर यही रूल है तो फिर गोब्लिन्स और ऑग्र ही अनलॉक होना बिल्कुल समझ में आता है, चाहे उनकी कीमत में कितना भी फर्क क्यों ना हो। यानी अब अगर उसे नए मॉन्स्टर्स चाहिए तो उसे पहले उन्हें खुद हराना होगा। सुनने में ये शर्त मुश्किल जरूर थी, लेकिन गाचा से मिले नए आइटम की वजह से अब उसे ये नामुमकिन नहीं लग रही थी। और हाँ, आखिर में पता चलता है कि उसे वो शानदार S रैंक आर्मर नहीं मिला था। उसकी जगह उसे यूनिक ग्रेड ग्लासेस मिले थे। ये खास आर्टिफैक्ट उसकी स्टैट्स बढ़ाते थे और साथ ही उसे एक नई स्किल भी देते थे। हानुल खुद हैरान था, क्योंकि यूनिक ग्रेड का आइटम मिलना ही अपने आप में बेहद रेयर बात थी। ऊपर से ये आर्टिफैक्ट पूरी तरह वन ऑफ अ काइंड था, यानी ऐसा दूसरा कहीं मौजूद ही नहीं था। वो बिना देर किए उन यूनिक ग्रेड ग्लासेस को पहन लेता है ताकि देख सके कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। जैसे ही वो पहली बार उन्हें पहनता है, उसके सामने जैसे पूरी दुनिया के राज खुलने लगते हैं। उसके सारे स्टैट्स पर 5 पॉइंट्स का बूस्ट मिल जाता है और साथ ही एक नई स्किल भी अनलॉक हो जाती है जिसका नाम था सेजजाई। ये स्किल उसे दिन में 2 टाइम्स इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी। इसकी मदद से वो किसी भी टारगेट के स्टैट्स, एबिलिटीज और स्किल्स की जानकारी देख सकता था। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की अप्रेजल या स्कैनिंग स्किल थी। हानुल इस जबरदस्त स्टैट बूस्ट से बेहद खुश हो जाता है और स्किल का इफेक्ट देखकर तो उसकी आंखें ही चमक उठती हैं। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, ये तो सच में पागलपन है। स्किल की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद वो सोचने लगता है कि मौका मिलते ही इसे किसी मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करके देखेगा कि ये असल में कितनी सही जानकारी देती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि फिलहाल उसे ठीक इसी तरह के आइटम की जरूरत थी। अगर वो मॉन्स्टर्स के सही स्टैट्स पहले से देख पाएगा तो उनका शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ग्लासेस उतारने के बाद भी उसके मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता है, आखिर सिस्टम उसी पर इतना मेहरबान क्यों है? उसे ही ये सब रेयर आइटम्स और पावर्स क्यों मिल रही हैं? वो जितना सोचता
उतना ही उलझता जाता है। तभी अचानक सिस्टम उसके सामने एक लाल वार्निंग चमका देता है। उसमें आने वाली वेव के बारे में अलर्ट दिया जाता है। सिस्टम लगातार एक के बाद एक नोटिफिकेशंस भेजने लगता है, जैसे उसे किसी भी कीमत पर तैयार रहने की चेतावनी दे रहा हो। हानुल घबराकर स्क्रीन की तरफ देखता है और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि गेम में अब एक नई 700 फर्स्ट वेव शुरू होने वाली है और उसके शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। हानुल के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी कम देर में अपनी डिफेंस कैसे तैयार करे। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, मॉन्स्टर्स की अनगिनत फौज जो वेव शुरू होते ही उस पर टूट पड़ेगी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लेवल 1 का प्लेयर सीधे फाइनल बॉस से लड़ने जा रहा हो। डर के मारे उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि काश इस वेव को मना करने का कोई तरीका होता, लेकिन सिस्टम तुरंत एक और वार्निंग दिखाता है। अगर वो मॉन्स्टर इन्वेजन को रोकने में नाकाम रहा तो कैसल ऑफ इल्यूजन्स पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, और अगर कैसल खत्म हुआ तो उसके पास मौजूद सारी पावर्स भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगले ही पल सिस्टम उसे भविष्य की एक झलक दिखाता है। उसके सामने पूरे शहर जलते हुए दिखाई देते हैं। हर तरफ तबाही, आग और बर्बादी फैली हुई थी। वेव शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था और हानुल बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो उन मॉन्स्टर्स को रोकेगा कैसे। उसके सामने वही नीला पोर्टल घूमने लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एमबीएम गेम में दिखाई देता था। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे इस सब में जबरदस्ती क्यों शामिल किया जा रहा है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अगर वो हार गया तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरी दुनिया की तबाही तय थी। ये सजा किसी भी हिसाब से पागलपन से कम नहीं थी। लेकिन सिस्टम ने अपना फैसला सुना दिया था। 10 मिनट्स बाद वेव हर हाल में शुरू होगी। हानुल समझ जाता है कि अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है। अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा। वो खुद को संभालता है और एक ही गोल तय करता है, किसी भी कीमत पर मॉन्स्टर्स को कासल तक नहीं पहुंचने देना। आखिर एमबीएम हमेशा से एक डिफेंस गेम ही रहा है, जहां असली मकसद मॉन्स्टर्स को कैसल पर हमला करने से रोकना होता है, बिल्कुल एक टावर डिफेंस गेम की तरह। लेकिन इस गेम की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता था। यहाँ जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज थी सही स्ट्रेटेजी, सही समय पर सही मॉन्स्टर्स को समन करना और कासल की अलग अलग डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स के साथ कई तरह के आइटम्स का समझदारी से इस्तेमाल करना। इन सारी चीजों को सही तरीके से मिलाकर हर सिचुएशन के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स तैयार करनी पड़ती है। यही इस गेम का असली रूल था। हानुल के सामने मौजूद पूरा कंट्रोल पैनल अब बिल्कुल टच स्क्रीन की तरह काम कर रहा था। सबसे पहले वो अपना मॉन्स्टर इन्वेंटरी खोलता है ताकि देख सके कि वेव के लिए उसके पास क्या क्या अवेलेबल है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास कुल 5 डिप्लॉयबल मॉन्स्टर्स हैं। उनमें 4 गॉब्लिन्स और 1 ओगर था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इस मोड में बिना उन्हें हायर किए भी वो सीधे इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल कर सकता था। फिर उसके मन में एक और ख्याल आता है, क्या मैं सॉवरेन को भी बुला सकता हूँ? लेकिन जब वो कोशिश करता है तो सिस्टम साफ बता देता है कि फिलहाल सॉवरेन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हानुल सोचता है कि जो गोल्ड उसने जमा किया है उससे कुछ और मॉन्स्टर्स हायर कर ले। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, सिस्टम उसे रोक देता है। वेव की नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी तरह का बदलाव करना मना था। अब तो हानुल को सच में लगने लगता है कि ये सिस्टम जानबूझकर उसके खिलाफ खेल रहा है। तभी उसे आने वाली 700 फर्स्ट वेव की पूरी जानकारी दिखाई देती है। इस वेव का लीडर था काउंट गुलार और उसके साथ थी उसकी एलीट आर्मी, जिसे ड्रैगन चिल्ड्रन कहा जाता था। काउंट गुलार खुद पूरे 6 स्टार मॉन्स्टर के लेवल का था और उसके साथ 61 ड्रैगन्स की सेना भी थी। ये देखकर हानुल का गला सूख जाता है। 6 स्टार मॉन्स्टर से लड़ना कोई मजाक नहीं था। इस गेम में स्टार रैंक ही किसी मॉन्स्टर की असली ताकत और पोटेंशियल दिखाती थी। अगर 2 मॉन्स्टर्स के स्टार रैंक में बहुत बड़ा फर्क हो तो कमजोर वाला लगभग बिना लड़े ही हार जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हानुल को अपने 1 स्टार मॉन्स्टर्स की छोटी सी टीम के साथ एक 6 स्टार बॉस का सामना करना था। वो चाहे कुछ भी कर ले, नतीजा तो पहले से साफ दिख रहा था। शायद एक अकेला ड्रैगन ही उसकी पूरी टीम को खत्म कर देता। उसके पास न तो और गोल्ड था, न नए मॉन्स्टर्स और न ही कोई आसान रास्ता। तभी अचानक सिस्टम उसे एक स्पेशल एडवांटेज देता है। उसे 1 डिफेंसिव स्ट्रक्चर और 1 आइटम चुनने का मौका मिलता है, जिनका इफेक्ट उसकी पूरी आर्मी पर लागू होगा। पहली नजर में ये मदद अच्छी लग सकती थी, लेकिन हानुल तो उल्टा चिढ़ जाता है। उसे गुस्सा आता है कि सिस्टम सच में सोचता है कि सिर्फ इतनी सी मदद से वो ये नामुमकिन स्टेज क्लियर कर देगा। हालात चाहे जितने भी बुरे हों, हानुल अच्छी तरह जानता था कि अब जो कुछ उसके पास है
उसी से काम चलाना पड़ेगा। आखिर वो इस बदनाम और बेरहम गेम का वेटरन था। वो तुरंत पूरे बैटलफील्ड को ध्यान से देखने लगता है और अपने सालों के एक्सपीरियंस के दम पर एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देता है। टाइमर में अब सिर्फ 8 मिनट्स बचे थे। हनुल बिजली की रफ्तार से हर डिटेल पर काम करने लगता है। वो हर छोटी बड़ी चीज, हर रास्ता, हर स्ट्रक्चर और हर पॉसिबल मूव को ध्यान में रखकर अपनी पूरी प्लानिंग तैयार करता है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिर घड़ी में 0 बजता है और हानुल पूरी तरह तैयार होकर आने वाली वेव का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वेव शुरू हो जाती है। आसमान अचानक अनगिनत वाइवर्न्स से भर जाता है। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जैसे पूरा आसमान ही गायब हो गया हो। उनका एक ही टारगेट था, कासल। पूरी सेना की अगुवाई खुद काउंट गुलार कर रहा था। वेव शुरू होते ही सारे वाइवर्स पूरी ताकत से कैसल के चारों तरफ बनी बैरियर पर टूट पड़ते हैं। वो लगातार उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर घुस सके, लेकिन बैरियर जरा भी नहीं टूटती। ये देखकर काउंट गुलार खुद चिढ़ जाता है। वो अपने मॉन्स्टर्स की नाकामी देखकर गुस्से से भर उठता है। फिर और भी ज्यादा वाइवर्स मिलकर उस मजबूत डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब हानुल की पहले से बनाई हुई स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा था। सबसे पहले हनुल ने इन्फिनिट बैरियर पर्क इस्तेमाल किया, जिससे कासल की डिफेंस किसी भी अटैक के खिलाफ 100 तक बढ़ गई। ये इन्फिनिट बैरियर लगभग अटूट थी, लेकिन इसके साथ एक खास शर्त भी जुड़ी हुई थी। इसे तभी इस्तेमाल किया जा सकता था जब प्लेयर के सामने मौजूद मॉन्स्टर्स की रैंक 2 स्टार से नीचे हो। लेकिन हानुल की सारी कोशिशों के बावजूद अचानक एक वाइवरन तेजी से उड़ता हुआ आता है और अपने मुंह से आग का भयानक हमला कर देता है। उस जबरदस्त वार से बैरियर को डैमेज पहुंचता है और वो पल भर के लिए टूट जाती है। अच्छी बात यह थी कि उसकी खास एबिलिटी की वजह से बैरियर तुरंत दोबारा बन जाती है। यही ताकत उसे पूरी तरह खत्म होने से बचा रही थी। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी। बैरियर का रूल ये था कि हर अटैक उसकी ड्यूरेबिलिटी में सिर्फ 1 पॉइंट की कमी करता है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन अगर 61 ड्रैगन्स एक साथ हमला करें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ ही पलों में आधे से भी कम हो जाएगी। यही उसका सबसे बड़ा लूप होल था। मगर हानुल ने इसका भी इलाज सोच रखा था। उसका नाम था स्पैम क्लिकिंग। उसने इतनी तेजी से लगातार स्क्रीन पर टैप करना शुरू कर दिया जैसे किसी प्रोफेशनल रिदम गेम प्लेयर की स्पीड हो। हर क्लिक से बैरियर की ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट वापस रिकवर हो जाती थी। यानी अब बैरियर की असली लिमिट उसकी ताकत नहीं, बल्कि हानुल की उंगलियां थीं। कुछ ही देर में उसकी उंगलियों में दर्द शुरू हो गया, लेकिन कासल को बचाने का यही सबसे भरोसेमंद तरीका था। अब अगला सवाल था, आखिर वो इन भगवान जैसी ताकत वाले मॉन्स्टर्स को हराएगा कैसे? जवाब जितना अजीब था उतना ही शानदार भी। जब भी कोई वाइवरन बैरियर पर हमला करता, बैरियर उसकी ताकत पलटकर उसी वाइवरन को 1 पॉइंट का डैमेज दे देती। सामान्य हालात में गोब्लिन्स कभी भी वाइवर्स को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन हानुल के पास एक खास ए रैंक आइटम था जिसका नाम था हाकन स्पून। इस आइटम की एबिलिटी रैंक का पूरा फर्क ही खत्म कर देती थी। यानी सामने वाला मॉन्स्टर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हानुल की तरफ से उसे डैमेज जरूर मिलता। धीरे धीरे वाइवर्न्स की हेल्थ कम होने लगी, भले ही हर बार सिर्फ 1 पॉइंट ही घट रहा था। एक वाइवर्न तो उस छोटे से गॉब्लिन को देखकर जैसे गुस्से से पागल हो गया। उसे लग रहा था कि इतना छोटा मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर इसी स्पीड से लड़ाई चलती रही तो पूरे मॉन्स्टर हॉर्ड को खत्म करने में लगभग 60 आवर्स लगने वाले थे। यानी अब असली चैलेंज मॉन्स्टर्स को हराना नहीं, बल्कि पूरे 60 आवर्स तक बैरियर को लगातार रिकवर करते रहना था। इस तरह एक लंबी बैटल ऑफ एट्रिशन शुरू हो जाती है। हानुल लगातार अपनी उंगलियां चलाता रहता है और मन ही मन सोचता है कि पहले उसके गॉब्लिन्स हार मानेंगे या फिर उसकी अपनी उंगलियां जवाब दे देंगी। काउंट गुलार की पूरी आर्मी लगातार हमला करती रहती है, जबकि हानुल बिना रुके डिफेंस संभालता रहता है। दोनों तरफ की ताकतें जैसे एक अजीब से स्टैलेमेट में फंस जाती हैं। कुछ समय बाद हानुल की थकान साफ दिखाई देने लगती है। वो बस एक पल के लिए पानी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जब तक वेव चल रही है वो गेम के बाहर किसी भी चीज को छू भी नहीं सकता। मतलब न आराम, न पानी, न खाना, बस लगातार लड़ाई। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हर हाल में डटे रहना। ऐसी हालत में कोई भी आम इंसान शायद उम्मीद छोड़ देता, लेकिन हनुल अलग मिट्टी का बना था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहता है, अरे अभी तो गेम की असली शुरुआत हुई है। तभी एक वाइवरन गुस्से से पागल होकर आसमान में जोर से दहाड़ता है और अपने मुंह से पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल आग का हमला करता है। उस अटैक से बैरियर की ड्यूरेबिलिटी तेजी से गिरने लगती है, लेकिन हनुल के चेहरे पर डर की जगह
एक अजीब सा जोश दिखाई देता है। अभी तक सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे और उसके सामने अभी भी पूरे 28 घंटे बाकी थे। अगर वो जरा भी चूका तो सिर्फ उसकी हार नहीं होगी, पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। अब हानुल पूरी तरह गेमर गॉड मोड में चला जाता है। वो हालात को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। देखते ही देखते 12 बेहद दर्दनाक घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वो अभी भी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। उसे अच्छी तरह पता था कि समय के साथ डैमेज जमा होता जाएगा और देर सबेर हालात उसके खिलाफ जा सकते हैं। फिर भी उसके गॉब्लिन्स लगातार ड्रैगन्स की हेल्थ थोड़ा थोड़ा कम करते रहते हैं। आखिरकार 2 वाइवर्न्स गिर जाते हैं, लेकिन बाकी पूरी सेना अब भी डटी रहती है। फिर भी हानुल इस प्रोग्रेस से खुश था। उसे बस यही स्ट्रैटेजी बनाए रखनी थी। कुछ देर बाद 3 और मॉन्स्टर्स भी ढेर हो जाते हैं। उसकी हिम्मत अब भी नहीं टूटती। पूरा 1 डे बीत जाता है और तब तक वो सिर्फ 10 मॉन्स्टर्स को हरा पाया था। फिर ये संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। इसी दौरान कुछ वाइवर्स दोबारा बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी लड़ाई में 2 हाफ ड्रैक्स भी मारे जाते हैं। अब काउंट गुलार को भी महसूस होने लगता है कि उसकी सेना धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक एक करके और वाइवर्स गिरने लगते हैं। हाफ ड्रैग्स भी लगातार मरते जाते हैं। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिर ऐसा समय आता है जब दुश्मनों की पूरी फौज में सिर्फ कुक और 2 मॉन्स्टर्स ही बचे रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हानुल की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी उंगलियां इतनी थक चुकी थीं कि अब वो स्क्रीन को छू भी नहीं पा रहा था, यानी अब वो बैरियर की ड्यूरेबिलिटी वापस नहीं बढ़ा सकता था। तभी एक गॉब्लिन हमला करता है, लेकिन एक वाइवर्न उसे पार करते हुए सीधे बैरियर तक पहुंच जाता है और बिना रुके लगातार 2 जबरदस्त वार कर देता है। यही वो हमला था जिसने सब कुछ बदल दिया। इन्फिनिट बैरियर आखिरकार पूरी तरह टूट जाती है। हानुल जैसे एक झटके में होश में आ जाता है। उसे समझ आता है कि बस कुछ पल आराम करने की उसकी गलती ने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब अगर कासल पर सिर्फ 1 भी हमला लग गया तो उसका अंत तय था। लेकिन तभी गोनो आगे बढ़ता है। वो खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और अकेला ही ड्रैगन का सामना करने निकल पड़ता है। उस पल गोनो किसी साधारण गॉब्लिन की तरह नहीं, बल्कि एक असली हीरो की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी अलग मैनवा बन सकती है। अगले ही पल गॉब्लिन और ड्रैगन आमने सामने खड़े होते हैं। गोनो की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सामने वाला ड्रैगन भी पल भर के लिए ठिठक जाए। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा हौसला और अपनी आखिरी सांस तक की ऊर्जा एक ही वार में लगा देता है। उसका विशाल मैस इतनी जबरदस्त ताकत से ड्रैगन के सिर पर गिरता है कि हानुल भी हैरान रह जाता है। ड्रैगन वहीं ढेर हो जाता है और उसके साथ काउंट गुलर भी जमीन पर गिर पड़ता है। इसी के साथ वेव 701 आखिरकार क्लियर हो जाती है। हानुल खुशी से जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन जश्न मनाने का मौका भी उसे नहीं मिलता। अगले ही पल उसकी पूरी ताकत जवाब दे देती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब बाहर तेज धूप निकल चुकी होती है। उसे खुद याद नहीं था कि वो कब बेहोश हुआ। वो धीरे धीरे उठकर सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखता है। वहां लिखा था कि वेव सक्सेसफुली क्लियर हो चुकी है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 20 वाइवर्न बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स मिले थे। ये मिशन का लूट था, लेकिन फिलहाल उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनका इस्तेमाल आखिर किस काम में होगा। तभी सिस्टम उसे एक और जानकारी देता है। कन्वर्स विद द सोवेरेन फीचर अनलॉक करने के लिए अभी 3 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली कंडीशन थी कुल मिलाकर 50 आवर्स का प्ले टाइम पूरा करना और दूसरी थी सफलतापूर्वक डिफेंस करना। हानुल को अभी तक ये भी नहीं पता था कि सॉवरेन से बात करने का फायदा क्या होगा। ऊपर से ये फीचर इतनी सारी कंडीशंस के पीछे क्यों बंद है। फिर भी वो खुश था क्योंकि उनमें से 2 कंडीशंस तो वो पहले ही पूरी कर चुका था, यानी अब उस फीचर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी सिस्टम उसे वेव क्लियर करने का आखिरी रिवॉर्ड देने लगता है। अचानक स्क्रीन से एक बेहद तेज रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे को चमका देती है। हानुल कुछ पल के लिए अपनी आंखें तक नहीं खोल पाता और ठीक उसी समय उसकी नजर उसके फोन पर पड़ती है। स्क्रीन पर देखकर वो खुद हैरान रह जाता है क्योंकि सुए उसे पूरे 7 टाइम्स कॉल कर चुकी थी। उधर पोंगबैक गिल्ड में सू ए का बड़ा भाई पूरी बात मानने को ही तैयार नहीं था। उसके लिए ये बात हजम करना नामुमकिन थी कि जो लड़का अभी तक ई रैंक हंटर माना जाता था वही अकेले एक ऑगर को मार दे। लंबा चौड़ा और दबंग दिखने वाला सू ह्युक साफ कहता है कि उसे हानुल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि ये सब किसी तरह का झूठ या धोखा है, लेकिन सुए उसे समझाती है कि हानुल की रिवेकनिंग की खबरें फैल चुकी हैं। फिर भी सुह्युक मानने को तैयार नहीं होता। आखिर रिवेकनिंग जैसी घटना बेहद रेयर होती है। तभी उनकी नजर उस इंसान पर पड़ती है जिसकी चर्चा चल रही थी। हानुल तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आता है। वो उनके सामने पहुंचते ही माफी मांगता है और कहता है कि वो पिछले कुछ दिनों से किसी वजह से अवेलेबल नहीं था। हानुल बार बार सॉरी बोलता रहता है, लेकिन सुह्युक का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता। आखिर उसकी नजर में हानुल ने उसकी बहन को पूरे 3 डेज इंतजार करवाया था
तभी सुआ जोर से अपने भाई को डांटती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसी दौरान हानुल को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। इसके बाद सुआ उसे ओग्र मिशन के रिवॉर्ड और पेमेंट सेटलमेंट के बारे में बताती है, लेकिन हानुल कहता है कि सबसे पहले वो हंटर एसोसिएशन में अपना मिशन रिपोर्ट जमा करना चाहता है। इसलिए तीनों सीधे एसोसिएशन पहुंच जाते हैं। वहां रिसेप्शन डेस्क पर सुआ खुद अपनी गवाही देती है कि उसने अपनी आंखों से हानुल को ओगर को हराते हुए देखा था। भले ही उनके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन वो भरोसे के साथ कहती है कि वहां कोई और हंटर पहुंच ही नहीं सकता था। रिसेप्शनिस्ट कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सू ह्युक उसे ऐसी नजर से घूरता है कि वो तुरंत शांत हो जाती है। फिर भी वो नियमों का हवाला देते हुए कहती है कि बी रैंक मॉन्स्टर को हराने का दावा करने वाले किसी भी हंटर की प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी होती है। यानी अब हानुल की ताकत मना मीटर से जांची जाएगी। यही बात सुए को सबसे ज्यादा परेशान कर देती है। उसे पता था कि हानुल की रिवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन वो खुद भी उसकी असली ताकत महसूस नहीं कर पाई थी। इसलिए उसे डर था कि कहीं माना मीटर कुछ और ही न दिखा दे। वो हानुल की तरफ से बात करने की कोशिश भी करती है ताकि कोई दूसरा वेरिफिकेशन मेथड इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हानुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, वो अभी माना मेजरमेंट करवाने के लिए तैयार है। अगले ही पल एक गिल्ड मेंबर अपना टेस्ट देता है और माना मीटर उसकी रैंक दिखाता है। उसके बाद हानुल की बारी आती है। सुए की चिंता और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सू ह्युक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो तो यही चाहता था कि आज सबके सामने हानुल की असली औकात पता चल जाए। उसके मन में एक ही बात थी, अगर इस लड़के में सच में कोई खास ताकत नहीं हुई तो वो उस रहस्यमयी कॉन्स्टेलेशन की दिलचस्पी के लायक भी नहीं होगा। आखिरकार हानुल बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या स्टैट बूस्ट के उस विशाल माना स्टोन पर अपना हाथ रख देता है। उसे याद आता है कि पिछली बार उसने ऐसा 7 इयर्स पहले किया था, जब पहली बार उसकी माना मेजर हुई थी। माना मीटर धीरे धीरे एक्टिवेट होता है और उसकी ताकत मापना शुरू कर देता है। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोककर रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक मशीन की मेजरमेंट पूरी हो जाती है। अगले ही पल स्क्रीन पर जो रैंक दिखाई देती है उसे देखकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। हानुल की नई रैंक थी, एस रैंक। ये ऐसा चौंका देने वाला पल था कि वहां मौजूद हर इंसान की नजर उसी पर टिक गई। सबसे ज्यादा हैरान तो खुद हानुल था, क्योंकि उसे भी इस एस रैंक के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। ये बदलाव उसे उसी आखिरी मिशन रिवॉर्ड के बाद मिला था, जिसकी असली ताकत अब जाकर सबके सामने आई थी। असल में उस मिशन के बाद हानुल को एक नई स्किल मिली थी। उसका नाम था लॉर्ड्स आफ्टर इमेज। इस स्किल की सबसे खास बात ये थी कि पिछली वेव के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के स्टैट्स कुछ समय के लिए सीधे प्लेयर के स्टैट्स में जुड़ जाते थे, लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा भी थी। ये इफेक्ट सिर्फ 30 मिनट्स तक रहता था और इसे पूरे वनडे में सिर्फ 1 टाइम ही इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी हानुल कुछ समय के लिए काउंट गुलर की ताकत अपने ऊपर ले सकता था। माना मेजरमेंट से ठीक पहले उसने यही स्किल एक्टिवेट की थी। अगले ही पल उसके स्टैट्स कई गुना बढ़ गए। यही वजह थी कि टेस्ट के दौरान उसकी ताकत एक असली एस रैंक हंटर जैसी दिखाई दी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि किसी को भी उसके अंदर किसी स्किल का एहसास तक नहीं हुआ। बाकी दुनिया की नजर में वो बस एक नया एस रैंक रूकी बन चुका था। ये रिजल्ट देखकर सुआ और सू ह्युक दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि सू ह्युक भी, जो शुरू से हानुल पर शक कर रहा था, मन मारकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद हंटर एसोसिएशन मान लेती है कि ओगर को हराने वाला इंसान सच में हानुल ही था। एसोसिएशन का एक मेंबर मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें सिर्फ इसी कंफर्मेशन की जरूरत थी। हानुल दोनों भाई बहन का धन्यवाद करता है कि उनकी वजह से पूरा प्रोसेस आसानी से पूरा हो गया। फिर वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है सू ह्युक उसे रोक लेता है। इस बार वो उससे वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर कॉफी पर बैठकर बात करने का निमंत्रण देता है। इतनी बड़ी गिल्ड की तरफ से आया ये इनविटेशन वहां मौजूद बाकी लोगों का भी ध्यान खींच लेता है, लेकिन अगले ही पल हानुल ऐसा जवाब देता है कि सब चौंक जाते हैं। वो बड़ी शांति से ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि अगर गिल्ड से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए सुआ ही काफी है। इतना कहकर वो वहां से चलता बनता है। पीछे खड़ा सू ह्युक कुछ पल तक बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। घर पहुंचते ही हानुल देखता है कि उसकी खबर हर तरफ फैल चुकी है। टीवी न्यूज़र को से लेकर इंटरनेट तक हर जगह उसी की चर्चा हो रही थी। हंटर एसोसिएशन ने फिलहाल उसकी ऑफिशियल रैंक बी रैंक घोषित की थी। इसकी वजह भी साफ थी। एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक कोई भी हंटर एक बार में 3 रैंक्स से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए असली ताकत होने के बावजूद उसे सीधे एस रैंक
नहीं दिया गया। कुछ देर बाद हानुल अपनी लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर देता है। चैट में हमेशा की तरह लोग उस पुराने गेम का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ उसके व्यूअर्स उस रहस्यमयी एस रैंक हंटर की बातें कर रहे थे जिसने सुह्युग जैसे बड़े हंटर के सामने भी बिना डरे अपना रुख दिखाया था। कुछ लोग अंदाजा ऐसा लगा रहे थे कि शायद वो जल्द ही पोंगबैक गिल्ड ज्वाइन कर लेगा। तभी किसी व्यूअर को ये रूमर भी पता चलता है कि उस हंटर ने गिल्ड का ऑफर ही ठुकरा दिया। चैट में सब उसी की बातें कर रहे थे। तभी हानुल मुस्कुराकर कहता है कि इस बार उसके पास व्यूअर्स के लिए बिल्कुल नया कंटेंट है। इस बार स्ट्रीम सिर्फ गेम की नहीं होगी बल्कि असली हंटर लाइफ से जुड़ी होगी। लेकिन शुरुआत में व्यूअर्स को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती, इसलिए हानुल उनसे ही पूछ लेता है कि अगला डंजन कौन सा होना चाहिए। ये सुनते ही चैट में सब चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हानुल सच में पूरा डंजन रेड लाइव स्ट्रीम करने वाला है, क्योंकि ऐसा करना सीधा इलीगल माना जाता था। हंटर्स के ऊपर एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट लागू होता था जिसके तहत डंजन के अंदर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। हानुल तुरंत उनकी गलतफहमी दूर करता है। वो कहता है कि वो रेड लाइव नहीं दिखाएगा, मिशन पूरा होने के बाद सिर्फ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाएगा और फिर खुद पूरी कहानी सुनाएगा। ये सुनते ही व्यूअर्स उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसकी स्टोरी जबरदस्त होने वाली है। तभी चैट में एक व्यूअर सुझाव देता है कि हानुल को मैड ड्रैगन्स नेस्ट डंजन जाना चाहिए। लेकिन उसी समय दूसरा व्यूअर 50,001 का डोनेशन भेजकर जोर देता है कि अगला टारगेट जायंट्स किचन डंजन होना चाहिए। तभी एक थर्ड व्यूअर पूरे 1 मिलियन वन डोनेट कर देता है और हानुल से स्पाइडर्स फॉरेस्ट में जाकर क्वीन की टांगे उखाड़ने की गुहार लगाने लगता है। 50,000 और 1 मिलियन के बीच का फर्क ही पागल कर देने वाला था। लेकिन लगातार बरस रहे डोनेशंस देखकर तो हमारे भाई का दिमाग ही घूम गया। वह चैट को शांत रहने के लिए कहता है और तभी उसकी नजर सबसे ऊपर आए एक नए नोटिफिकेशन पर टिक जाती है। किसी ने पूरे 10 मिलियन वन डोनेट कर दिए थे। यह देखकर सिर्फ हानुल ही नहीं बल्कि स्ट्रीम देख रहे बाकी सभी व्यूअर्स भी हैरान रह जाते हैं। लगता तो ऐसा था जैसे हमारे भाई को कोई अमीर वेल फैन मिल गया हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यह डोनेशन सॉवरेन के असिस्टेंट ने भेजा था क्योंकि वह हानुल से बात करना चाहता था। इतनी बड़ी रकम देखकर हानुल के मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर उसे कहां भेजा जा रहा है। इसलिए वह उस व्यूअर से उसकी रिकमेंडेशन पूछता है। रहस्यमयी एंटिटी जवाब देती है कि हानुल को गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से तक जाना चाहिए। यह सुनते ही बाकी व्यूअर्स के होश उड़ जाते हैं। उनके हिसाब से ये कोई मिशन नहीं बल्कि सीधा मौत का बुलावा था, क्योंकि आज तक कोई भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया था। गार्डन ऑफ मेडिटेशन कुल 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, एंट्रेंस, लेक और सबसे डीपेस्ट पार्ट। एंट्रेंस को हंटिंग ग्राउंड के हिसाब से काफी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन असली मुसीबत बीच में मौजूद लेक थी जहां खतरा कई गुना बढ़ जाता था। और सबसे गहरे हिस्से में क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि आज तक कोई भी लेक पार नहीं कर पाया था। सिर्फ सुयाख्याय इंसान था जो इतनी दूर तक पहुंच पाया था, लेकिन वह भी अपनी लिमिट पर पहुंचकर आगे नहीं बढ़ सका और अब हानुल से उसी जगह तक जाने की उम्मीद की जा रही थी। अपने हिसाब से भी हानुल जानता था कि यह मिशन लगभग नामुमकिन था। तभी व्यूअर 1 एक और बात जोड़ता है। वह कहता है कि हानुल को पूरा डंजियन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मिशन तब भी पूरा माना जाएगा अगर वह सिर्फ डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच जाए। यह सुनकर मिशन थोड़ा आसान जरूर लगने लगता है। व्यूअर 1 ये भी वादा करता है कि अगर हानुल किसी तरह पूरा डंजियन क्लियर कर लेता है तो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेगा। बाकी सभी व्यूअर्स तुरंत इस पागलपन भरे सजेशन का विरोध करने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि सिर्फ कंटेंट के चक्कर में उनका पसंदीदा स्ट्रीमर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। हानुल भी इस मिशन की गंभीरता अच्छी तरह समझता था, लेकिन वह मन ही मन तय कर चुका था कि वह सिर्फ डीपेस्ट पार्ट तक जाएगा और फिर सुरक्षित वापस लौट आएगा। ऊपर से व्यूअर 1 खुद चाहता था कि वह पूरा डंजियन क्लियर करे और उसने मदद का वादा भी किया था। सच कहें तो हानुल इस मिशन को लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, लेकिन आखिर में वह जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद कहानी हंटर ब्यूरो पहुंचती है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसके सोलो एक्सपीडिशन की रिक्वेस्ट दर्ज कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि हानुल गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से तक जाना चाहता है तो वह उसे याद दिलाती है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होगा और उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। हानुल बिना हिचक बस इतना कहता है, आप रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट पहले उसे 1 वीक बाद का स्लॉट देती है, लेकिन हानुल तुरंत कहता है कि उसे इससे भी जल्दी क्लियरेंस चाहिए। आखिर सोलो एक्सपीडिशन में उसे किसी टीम का इंतजार तो करना नहीं था। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे अगले ही दिन का स्लॉट ऑफर करती है और हानुल बिना एक पल गंवाए उस पर राजी हो जाता है। अगले दिन उसे ठीक 4 o'clock पर आने के लिए कहा जाता है। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद हानुल वहां से निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आता है 2 लोग उसका रास्ता रोककर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये थे म्योंग हुन
और स्वर्ण, जो क्रमशः एगिस गिल्ड और साने गिल्ड की एचआर टीम के लीडर्स थे। हानुल तुरंत समझ जाता है कि इन्हें उसके हाल ही में हुए इवैल्यूएशन रीसेट के बारे में पता चल चुका है। दोनों गिल्ड्स उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए बेहद उत्साहित थे। आखिर ये दोनों कोरिया की बिग 3 गिल्ड्स में गिनी जाती थी। इतना ही नहीं, वे उसे पंगबैक गिल्ड से भी कहीं ज्यादा आकर्षक ऑफर देने को तैयार थीं। लेकिन हानुल को गिल्ड ज्वाइन करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह उनकी बातों को वहीं छोड़कर सीधे अपने मिशन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज कोई गिल्ड नहीं बल्कि डंजियन था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह किसी गिल्ड में शामिल हो गया तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी और वही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। दूसरी तरफ उसी समय सुयुक को खुद हानुल का एक नया मैसेज मिलता है। हानुल उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और साफ कहता है कि वह गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना चाहता है, उसी जगह तक जहां खुद सुयुक भी कभी नहीं पहुंच पाया था। यही वजह थी कि उसने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एस रैंक हंटर से कांटेक्ट किया था। शुरुआत में सुयुक को कोई खास वजह नहीं दिखती कि वह अपनी जानकारी किसी और को दे, लेकिन तभी हानुल एक ऐसी बात कहता है जिससे वाइस लीडर पूरी तरह चौंक जाता है। हानुल दावा करता है कि उसके पास डंजन क्लियर करने का एक सीक्रेट तरीका है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि अगर मिशन सफल हुआ तो वह पब्लिकली यही अनाउंसमेंट करेगा कि उसने पंगबैक गिल्ड की मदद से डंजन क्लियर किया है। अब मामला बराबरी का हो गया था। इस डील से दोनों का फायदा था, इसलिए सुयुक इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या हानुल के पास सच में डंजियन क्लियर करने का कोई तरीका है? हानुल पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ कहता है। यह सुनकर सुयुक एक बार फिर उसे गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन हानुल बिना एक सेकंड गंवाए साफ मना कर देता है। तभी सुयुक ऐसा जताने की कोशिश करता है जैसे सिर्फ वही हानुल में इंटरेस्ट रखता हो, लेकिन हानुल मुस्कुराकर बता देता है कि एगिस गिल्ड और स्नेह गिल्ड भी उससे कांटेक्ट कर चुके हैं। यह सुनते ही सुयुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बाकी दोनों बड़े गिल्ड्स भी मैदान में उतर चुके हैं। हानुल आगे कहता है कि पंगबैक गिल्ड का ऑफर उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। आखिरकार निगोशिएशन में हार मानते हुए सुयुक एक बात साफ कर देता है, उसके पास डीपेस्ट पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और पिछले 1 ईयर में डंजन की पूरी स्ट्रक्चर भी बदल चुकी हो सकती है। हानुल इस जवाब से भी संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है फिलहाल उसी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना होगा। कुछ समय बाद वह तय जगह पर अपने नए ग्लासेस पहनकर पहुंचता है। वहां खड़े लोग उसे देखते ही सतर्क हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी अपना परिचय क्वांगू के रूप में देता है और बताता है कि वह बल्जल गिल्ड से है। हानुल भी शिष्टता से उसका अभिवादन करता है, लेकिन सामने वाला गंजा आदमी पहले से ही उसके बारे में इवैल्यूएशन की वजह से ढेर सारी बातें जानता था। वह थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसने आज तक किसी एस रैंक हंटर के साथ काम नहीं किया था और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हानुल अकेले सोलो एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई करके यहाँ आ पहुंचा है। बाल्डी हार न मान पाने वालों में से था। उसने बदतमीजी से कहा कि उसकी गिल्ड एक जरूरी मिशन पर आई है, इसलिए वह हानुल की किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। हानुल को उससे जरा भी डेंजर महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने आराम से उसकी बात मान ली। बाल्डी अकड़ते हुए वहां से चला गया, जैसे असली लड़ाई में एस रैंक की कोई कीमत ही न हो। हानुल ने भी नहीं सोचा था कि पहले ही दिन इन लोगों का मूड इतना खराब मिलेगा। वैसे वह खुशकिस्मत था कि उसे इतनी जल्दी एंट्री मिल गई थी, क्योंकि ऐसे डंजन्स में मिनिमम पार्टी साइज जरूरी होती थी और एंट्री के लिए लगभग 1 मंथ पहले रिजर्वेशन करना पड़ता था। बाकी पार्टी मेंबर्स काफी समय से वेट कर रहे थे, जबकि हानुल पहले ही दिन अंदर जाने में कामयाब हो गया था। यही वजह थी कि वे उससे चिढ़े हुए थे। हानुल ने इन सब बातों की परवाह किए बिना अपनी सेजेस आई स्किल एक्टिवेट की और सबकी रैंक चेक करने लगा। रिजल्ट देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उन सबकी रैंक उसके मुकाबले बहुत कमजोर थी और डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचने की उनकी कोई औकात नहीं थी। उसे यह भी शक हुआ कि शायद इन्हें किसी पर नजर रखने के लिए भेजा गया है, लेकिन हानुल को पूरा भरोसा था कि अंदर जाकर उसका इन लोगों से ज्यादा सामना नहीं होने वाला। तभी वह गंजा आदमी पलटकर पूछता है, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? हानुल आराम से जवाब देता है, बस एक फनी जोक याद आ गया। लेकिन वे लोग इतने इनसिक्योर थे कि उन्हें लगा वह उन्हीं का मजाक उड़ा रहा है। बस फिर क्या था, वे उसे पीटने पर उतर आए। तभी बीच में स्टाफ मेंबर डंजन रेड का गेट खोल देता है। हरे रंग की चमचमाती बिजली गेट के चारों तरफ दौड़ने लगती है। स्टाफ जल्दी जल्दी सबको अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ज्यादा देर तक गेट खुला नहीं रह सकता था। यह पहली बार था जब हानुल किसी असली डंजन में कदम रखने जा रहा था।
वह अंदर दाखिल होता है और उत्सुकता से चारों तरफ देखने लगता है। उसी समय सिस्टम स्क्रीन उसके सामने डंजन से जुड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाने लगती है, जैसे कि एक रेड में कितने लोग एंट्री कर सकते हैं। तभी सॉवरेन का असिस्टेंट उसे शुभकामनाएं देता है और अपनी सपोर्ट के साथ डंजन की लैंडस्केप का एक हिस्सा चुपचाप मॉडिफाई भी कर देता है। बाकी पार्टी मेंबर्स भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन एग हेड को शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वह इस जगह को मुश्किल से पहचान पा रहा था, क्योंकि यह एंट्रेंस जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे पुराने डरावने फ्लैशबैक्स वापस आ गए हों। उसके साथी भी परेशान होकर पूछने लगे, यहाँ लेक कहाँ से आ गई? एंट्रेंस तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। उनमें से कुछ लोग तो पहले भी इस डंजन में आ चुके थे। हानुल के लिए यह पहली बार था, लेकिन वह इतना जरूर समझता था कि एंट्रेंस आमतौर पर डंजन का सबसे आसान हिस्सा होता है। सुयुक ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके हिसाब से यह जगह एंट्रेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। तभी हानुल को अचानक कुछ समझ आता है। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन पर एक नई ब्रीफिंग दिखाई देती है, जो हंटर्स का लेग साइड में वेलकम करती है। सभी हंटर्स किसी जवाब के लिए अपना सिर खुजाने लगते हैं, लेकिन सिस्टम बिना किसी रहम के उनका नया मिशन सामने रख देता है। उन्हें रात होने तक पिग मैलेट्स को उनके स्लेयर्स के हाथों से बचाकर रखना होगा। अगर वे यह मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं तो उन्हें लेक पार करने का मौका मिलेगा और उसके बाद वे डीपेस्ट पार्ट में एंट्री कर सकेंगे। लेकिन अगर वे फेल हुए तो हर एक चैलेंजर की मौत तय है। यह सुनते ही हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। हंटर्स घबरा जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें किस मुसीबत में डाल दिया गया है। सी रैंक हंटर्स तो बुरी तरह पैनिक करने लगते हैं और कुआंगू के आदमी उसे तुरंत वापस लौटने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वे मिशन छोड़ने के लिए अपना स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक और झटका लगता है। क्विट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वे इस मिशन को छोड़ नहीं सकते थे। गंजा आदमी भी काफी देर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। अब वह भी बाकी सबकी तरह इसी मिशन में फंस चुका था। इस समय पिग मैलेट्स की कुल संख्या 130 थी, लेकिन उनमें से 2 पहले ही मारे जा चुके थे। इसलिए अब सिर्फ 128 बचे थे। कुआंगसू घबराकर वहां मौजूद एस रैंक हंटर यानी हानुल से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या उसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता है जिससे वे सबकी मदद कर सकें। हानुल बिल्कुल शांत होकर बताता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लेक के बारे में उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर है। यह सुनते ही कुआंगसू की उम्मीद वापस लौट आती है और वह हानुल से वह इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर करने की गुजारिश करता है। अब तो वे उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे। यह देखकर हानुल को थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि यही वही लोग थे जो कुछ देर पहले उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। फिर वह उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए एक कंडीशन रखता है। वह पहले उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन बदले में मिशन खत्म होने तक सबको उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। अगर वे इस डील के लिए तैयार हैं, तो वह पूरी बात समझाने के लिए तैयार है। यह शर्त गिल्ड की अथॉरिटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसका मतलब था कि हानुल उनके लीडर की जगह कमांड संभालेगा। लेकिन उनके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, क्योंकि सिस्टम उसी समय एक और नोटिफिकेशन देता है और पिग मैलेट्स की संख्या फिर कम हो जाती है। कुआंगसू समझ जाता है कि अगर उन्होंने हानुल की बात नहीं मानी तो उनका काम तमाम होना तय है। इसलिए गंजा आदमी आखिरकार इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अगर हानुल का प्लान फेल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हानुल को लेनी होगी। हानुल को यह शर्त थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वह पहले ही उन्हें रिवॉर्ड देने का ऑफर कर चुका था। फिर भी कुआंगसू शांति से उसकी बात सुनता है और उसे अपना प्लान समझाने के लिए कहता है। हानुल सबसे पहले उन्हें उस पूरे टेरेन की डिटेल्स बताता है जहां वे मौजूद थे। वह लेक सेक्टर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैप करके समझाता है। उस एरिया के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल लेक मौजूद थी और वहां से पानी पूरे फॉरेस्ट में वेब जैसी शेप में अलग अलग रास्तों से फैला हुआ था। हानुल की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सुनकर खुद कुआंगसू भी हैरान रह जाता है, लेकिन हानुल बात को सिंपल रखते हुए बस इतना कहता है कि उसके पास एक स्काउटिंग स्किल है। यह सुनकर कुआंगसू और भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें भरोसा था कि हानुल के साथ रहते हुए वे इस जगह में कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। इतना ही नहीं, हानुल का बताया हुआ लेआउट सुह्युक द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से भी पूरी तरह मैच कर रहा था। असल में हानुल यह सब अपनी खुद की जानकारी से नहीं, बल्कि व्यूअर 1 द्वारा दिए गए सीक्रेट मैप की मदद से कर रहा था। यह कासल की तरफ से मिला गिफ्ट था, इसलिए उसे खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब उनका मिशन काफी सिंपल था। उन्हें पिग मैलेट्स को मारे जाने से बचाना था, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें उनका लोकेशन ढूंढना जरूरी था। सभी पिग मैलेट्स वेटलैंड्स में रहते थे
और वहाँ कुल 8 नेस्टिंग जोन्स थीं जिन्हें उन्हें टारगेट करना था। इसके बाद उन्हें बस तेजी से वहाँ पहुँचना था, इससे पहले कि स्लेयर किसी एक जोन में पहुंचकर वहां मौजूद सारे पिग मैलेट्स को खत्म कर दे। हानुल का प्लान था कि वह सभी पिग मैलेट्स को एक ही जगह इकट्ठा कर ले ताकि उनकी डिफेंस करना आसान हो जाए। यही उसके प्लान की शुरुआत थी और वह चाहता था कि सब लोग तुरंत काम शुरू करें क्योंकि सिस्टम लगातार उनकी संख्या कम करता जा रहा था। वे कुछ कर भी नहीं रहे थे, फिर भी पिग मैलेट्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। इसी जल्दबाजी की वजह से कुआंग सू और उसकी पूरी टीम अलग अलग जोन्स को ढूंढने के लिए तेजी से निकल जाती है। जाते जाते वह हानुल से पूछता है कि आखिर एस रैंक हंटर खुद क्या करने वाला है। हानुल बिल्कुल शांत होकर बताता है कि वह अकेले ही पिग मैलेट्स को संभाल लेगा। यह सुनकर गिल्ड लीडर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है और आखिरकार हानुल को वह प्राइवेसी मिल जाती है जिसकी उसे काफी देर से जरूरत थी। अब उसका असली मकसद लेक के मैप की मदद से पूरे एरिया को स्काउट करना था। उसे पता चला था कि इस जोन में एक हिडन मिशन मौजूद है जिसके साथ एक स्पेशल रिवॉर्ड भी जुड़ा हुआ है और सच कहें तो हानुल का सबसे बड़ा गोल वही हिडन मिशन पूरा करना था। अब हंट शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले स्काउटिंग के दौरान उसे 2 चीजें पता करनी थी। पहली, वह हिडन मिशन आखिर है क्या, और दूसरी, उन स्लेयर्स की पहचान जो पिग मैलेट्स को मार रहे थे। इस एरिया में कई तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद थे, इसलिए पहले यह समझना जरूरी था कि असली खतरा कौन है। कुछ दूर से एक ग्रुप को देखते हुए हानुल उनकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। सामने कुछ बेहद ताकतवर दिखने वाले लिजर्ड मैन घूम रहे थे। उन्हें देखते ही हानुल चौंक जाता है और समझ जाता है कि यही वे मॉन्स्टर्स हैं जो पिग मैलेट्स का सफाया कर रहे हैं। अब उसका प्लान पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वैसे ये लिजर्ड मैन सिर्फ डी रैंक लेवल के थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने पर उनसे निपटना बेहद मुश्किल था। हानुल जानता था कि अभी डायरेक्ट फाइट करना सही नहीं होगा, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी 2 बेवकूफ वहां आ धमकते हैं और हानुल के बारे में ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं। इससे भी खराब बात यह थी कि दोनों उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां हानुल छिपा हुआ था, यानी उसकी पूरी स्टेल्थ खतरे में पड़ गई। उनमें से एक बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि अचानक एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। वह लिजर्ड मैन बिना किसी वार्निंग के इंसान पर टूट पड़ा था। यह देखकर दूसरा आदमी भड़क जाता है और बिना सोचे समझे मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। गुस्से में उसके मुक्के लगातार लिजर्ड मैन पर बरसने लगते हैं। उसका रेज इतना बढ़ जाता है कि वह आखिरकार एक आखिरी पंच भी पूरी ताकत से मार देता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पूरे हमले से मॉन्स्टर को जरा भी डैमेज नहीं हुआ। वजह थी लिजर्ड मैन का कलेक्टिव स्वॉर्म टीम बोनस। अकेले वही छोटा सा डी रैंक मॉन्स्टर बेहद कमजोर था, लेकिन जब वे ग्रुप में होते थे तो उन्हें एक 2 स्टेज इवोल्यूशन का बोनस मिलता था, जिससे उनकी क्लास सीधे बी रैंक तक पहुंच जाती थी। इस खतरनाक बफ की वजह से लिजर्ड मैन उस आदमी की बांह ही शरीर से अलग कर देता है और वह दर्द से चीखने लगता है। मॉन्स्टर अब अपना वेपन उठाकर उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां ऑरा का किंग खुद पहुंच जाता है। गो, यह धांसू गॉब्लिन आखिरकार मैदान में उतर चुका था और उसने दोनों के बीच का फर्क कम कर दिया। बुगल गिल्ड का वह सी रैंक हंटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि उसकी जान एक मामूली गॉब्लिन स्लेव ने बचाई है। तभी पीछे से हानुल भी वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को याद दिलाता है कि उसने सभी हंटर्स को डंजन के अपने अपने डेजिग्नेटेड एरिया में रहने के लिए कहा था। वह आदमी सफाई देते हुए कहता है कि रास्ते में वह भटक गया था और गलती से इस सेक्शन में आ पहुंचा। हानुल उसे ज्यादा बहस करने का मौका नहीं देता और कहता है कि वह वापस जाए, अपनी चोटों का इलाज करवाए। बाकी इस लिजर्ड मैन को वह खुद संभाल लेगा। इसके बाद हानुल गो को आदेश देता है कि वह आसपास मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को जल्दी से क्लियर कर दे। उसके पास पहले ही समय कम था और अभी उसे डंजन में कहीं छिपे उस स्पेशल क्वेस्ट को भी ढूंढना था। गो बिना देर किए तुरंत एक्शन में आ जाता है और रेवंस विंग बीट एक्टिवेट कर देता है। वह लिजर्ड मैन के बीच इतनी तेजी से दौड़ता है कि वे उसकी मूवमेंट को ठीक से ट्रैक तक नहीं कर पाते। यह नेम्ड गॉब्लिन स्लेव एक के बाद एक मॉन्स्टर को गिराता जाता है और लिजर्ड मैन को समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हानुल बिल्कुल आराम से खड़ा होकर पूरी लड़ाई ऐसे देख रहा था जैसे किसी मूवी का मजा ले रहा हो। लिजर्ड मैन की संख्या गो से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन हानुल को पूरा भरोसा था कि वे उसके गॉब्लिन सर्वेंट के सामने टिक ही नहीं सकते। तभी उनमें से एक लिजर्ड मैन के दिमाग में अचानक कोई बुद्धि की किरण चमकती है। उसे समझ आता है कि शायद हानुल पर सीधा हमला करना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वह अचानक हानुल की तरफ छलांग लगाता है
और उसे एक ही वार में खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन हानुल तुरंत लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक्टिवेट कर देता है और पिछले वेव में काउंट गुलर से हासिल किए गए स्टैट्स को इस्तेमाल करता है। अगले हाफ एन आवर के लिए एस रैंक स्ट्रेंथ मिलते ही वह उस मॉन्स्टर को ऐसे उड़ा देता है जैसे वह कोई खिलौना हो। तब तक वो बाकी सारे दिमाग से खाली लिजर्ड मैन को भी खत्म कर चुका था। हानुल अपने गॉब्लिन सर्वेंट की तारीफ करता है और प्यार से उसकी पीठ थपथपाता है। हालांकि उसे यह पूरी इंटरैक्शन थोड़ी अजीब सी लगती है और जैसा कि उम्मीद थी गो शर्म से लाल हो जाता है और उसकी एफिनिटी में एक बार फिर 10 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद हानुल उन सभी मॉन्स्टर्स से मिले माना स्टोन्स बेच देता है और आराम से कुछ गोल्ड कमा लेता है। चूंकि यह पहली बार था जब उसने लिजर्ड मैन का मैना स्टोन बेचा था, इसलिए लॉर्ड्स कैसल ऑफ इल्यूजन उसे एक बोनस रिवॉर्ड देता है। किस्मत एक बार फिर हानुल पर मेहरबान रहती है और उसे एक और गाचा पुल टिकट मिल जाता है। लेकिन वह तय करता है कि मिशन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही इसे स्पिन करेगा। तभी गो अपनी कलाई पर हल्का सा टैप करता है, जैसे हानुल को याद दिला रहा हो कि उसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। हानुल सोचने लगता है कि इस तेजी से घटते टाइमर का आखिर क्या किया जाए। तभी उसका गॉब्लिन स्लेव अचानक उन लालची गॉब्लिन जैसा दिखने लगता है जिनकी दुनिया ही गोल्ड के आसपास घूमती थी। ठीक उसी पल सिस्टम की एक नोटिफिकेशन सामने आती है और बताती है कि अगर वह अपने मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक समन रखना चाहता है तो हर अतिरिक्त 10 मिनट्स के लिए सिर्फ 5 गोल्ड देने होंगे। स्ट्रीमर हानुल को सिस्टम की यह चाल बेहद घटिया लगती है। वह मन ही मन सोचता है कि सिस्टम जब भी मौका मिलता है उसकी जेब खाली करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन उसे यह भी पता था कि फिलहाल उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, उसे अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अगले ही पल पिग मैलेट्स का एक विशाल झुंड सीधे उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। हानुल के चेहरे पर धीरे धीरे पसीना आने लगता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन दिखने में आसान टारगेट्स को वह संभालेगा कैसे। तभी गो एक बार फिर मैदान में उतरता है और सीधे पिग मैलेट से कम्युनिकेशन करने लगता है। वह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बड़े जोश के साथ अपने मास्टर की तारीफ करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि हानुल सच में उन्हें बचाना और सुरक्षित रखना चाहता है। गो की यह इमोशनल स्पीच सुनते ही पिग मैलेट्स की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वे भावुक होकर हानुल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी भी तरह अपने सेवियर का शुक्रिया अदा करना चाहते हो। इस तरह हानुल खुद को अचानक एक शेपर्ड की तरह पाता है जो अपने पूरे झुंड को आराम से आगे ले जा रहा था। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को संभालने के बाद वह अपने गॉब्लिन के साथ फिर से एरिया की स्काउटिंग जारी रखता है और जो भी लिजर्ड मैन स्पीशीज उसके रास्ते में आने की हिम्मत करती है उसे खत्म करता जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वह दोबारा उनके मैना स्टोन्स बेचने की कोशिश करता है तो सिस्टम अचानक एक रेड वार्निंग दिखा देता है। उसमें बताया जाता है कि कासल के सारे फंड्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और जब तक नए फंड्स वापस नहीं आते तब तक वह न तो और स्टोन्स बेच सकता है और न ही उनसे कोई गोल्ड कलेक्ट कर सकता है। लगता है हानुल हर अलग लिजर्ड मैन स्पीशीज की उस लिमिट तक पहुंच चुका था जितने मॉन्स्टर्स को कासल उसकी तरफ से कमांड करने की अनुमति देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कासल के पास सच में गोल्ड खत्म भी हो सकता है। अब जब उसे पता चल चुका था कि वह हर स्पीशीज के सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स ही कंट्रोल कर सकता है तो वह लिजर्ड मैन का शिकार करना बंद कर देता है। आखिर उसके बचे हुए समय के हिसाब से यह अब पूरी तरह बेकार था। इसके बाद हानुल उन पिग मैलेट्स की गिनती करता है जिन्हें उसने खुद बचाया था। संख्या लगभग 60 निकलती है। तभी सिस्टम बताता है कि कुल मिलाकर अब तक 70 पिग मैलेट्स बचाए जा चुके हैं। इस हिसाब से साफ था कि पूरी बल्गल गिल्ड ने मिलकर सिर्फ 10 पिग मैलेट्स ही बचाए थे। तभी अचानक पिग मैलेट्स के बीच कुछ बदल जाता है। वे अचानक अजीब तरीके से उछलने कूदने लगते हैं और फिर एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये वही आसान टारगेट्स थे जिन्हें सब बचाने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन अब वही पूरे डंजन के प्लेयर्स को अपने पीछे पीछे लेक के सेंटर की तरफ ले जा रहे थे। तभी डंजन सिस्टम एक अनाउंसमेंट जारी करता है। उसमें बताया जाता है कि स्लॉटरर्स ने पिग मैलेट्स का शिकार करना बंद कर दिया है और अब नाइट ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सिस्टम सभी हंटर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उन्होंने इन इजी टारगेट्स को स्लेयर्स से सफलतापूर्वक बचा लिया और क्योंकि कुल 70 पिग मैलेट्स बच चुके थे उसी समय एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। उधर बल्गल गिल्ड के मेंबर्स की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वे चिल्लाकर डंजन से कह रहे थे कि बस अब उन्हें इस नाइटमेयर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया, तभी एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाती है और बताती है कि अब
ट्रायल ऑफ मेडिकेशन शुरू होने वाला है। अगले ही पल चमकते हुए पानी की एक विशाल वेव सभी हंटर्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। सबको लगता है कि अब उनका काम तमाम होने वाला है, लेकिन तभी उनके द्वारा बचाए गए पिग मैलेट्स अचानक सीरियस हो जाते हैं और आगे बढ़कर उन्हें बचाने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। हानुल और गो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। इस अचानक हुए टर्न ऑफ इवेंट्स से साफ तौर पर हैरान सिस्टम बताता है कि जिन पिग मैलेट्स को हंटर्स ने उनके प्रेडेटर्स से बचाया था, अब वही एहसान वापस कर रहे हैं। हानुल को यकीन ही नहीं होता कि ये दिखने में इतने आसान टारगेट्स वास्तव में इतनी हिडन पोटेंशियल रखते हैं। तभी उसे समझ आता है कि शुरुआत में सिस्टम ने उन्हें बचाने का मिशन आखिर दिया ही क्यों था। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैंने और ज्यादा पिग मैलेट्स बचाए होते तो क्या मैं और भी सेफ रहता। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए हानुल बाकी हंटर्स की तरफ जल्दी से नजर डालता है। वहां ज्यादातर लोगों ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 पिग मैलेट्स ही बचाए थे। वहीं बुगल का लीडर कुआंग किसी तरह अपनी जगह पर टिका हुआ था, लेकिन उसके पास खड़ा पिग मैलेट ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत बस आखिरी सांस तक पहुंच चुकी हो। बाकी बल्गल मेंबर्स की हालत भी ऐसी ही थी और यह देखकर हानुल सच में उनकी चिंता करने लगता है। वह जल्दी से सोचने लगता है कि आखिर इन सबको कैसे बचाया जाए। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन जारी कर देता है। आखिरकार वह वही हिडन मिशन रिवील करता है जिसे हानुल इतने समय से ढूंढ रहा था। इसे कंप्लीट करने के लिए उसे इस ट्रायल के पीछे छिपे असली सोर्स को ढूंढकर सप्रेस करना होगा। इतना ही नहीं, अगर वह इस पूरे इवेंट को ट्रिगर करने वाले मॉन्स्टर को हरा देता है तो ट्रायल पूरे 10 मिनट्स तक चलने के बजाय उसी वक्त खत्म हो जाएगा। हानुल बिना समय गंवाए खुद को संभालता है, अपने ग्लासेस पहनता है और सेजेस आई एक्टिवेट कर देता है। वह तुरंत उस जगह एक प्रेजेंस पहचान लेता है, ठीक वहीं जहां सिस्टम ने हिंट दिया था। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नेम्ड मॉन्स्टर है जिसका नाम ज़ेनकरुक है। बेहद इंटेलिजेंट क्रीचर और इसके पास कैटेक्लिज्मिक वेव और स्टॉर्म जैसी खतरनाक स्किल्स थी। ये समझते ही हानुल थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि नेमेड मॉन्स्टर्स बेहद स्पेशल माने जाते हैं और उनके पास ऐसी यूनिक एबिलिटीज होती हैं जो आम मॉन्स्टर्स के पास नहीं होती। फिर भी वह खुद को शांत करता है। आखिर हिडन मिशन कभी आसान होने वाली भी नहीं थी। तभी गो उस विशाल वेव के पीछे छिपे मॉन्स्टर को देखकर जोश में आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हानुल उसे तुरंत रोक देता है। वह साफ कहता है कि इस बैटल में गो सिर्फ स्पेक्टेटर रहेगा। उसके पास कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं थी, इसलिए लेक के अंदर लड़ना उसके लिए बेहद खतरनाक होता। यहाँ बैटलफील्ड ही उसके खिलाफ काम करता। इसके बाद हानुल अपना मॉन्स्टर समनिंग शॉप खोलता है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक नया मॉन्स्टर हायर करने का फैसला करता है। लॉर्ड की लिस्ट में से वह ओगर बजरकर चुनता है, इसलिए क्योंकि उसके पास नेचुरल वाटर रेजिस्टेंस थी। लेकिन तभी हानुल के दिमाग में एक नई प्रॉब्लम आती है। गो के उलट ऑगर के पास कोई इक्विप्ड आइटम नहीं था। इसका मतलब था कि ज़ेनकारुक जैसे नेमड मॉन्स्टर के सामने उसकी जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। ऑगर के स्टैट्स बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए हानुल अपनी प्रीमियम गचा टिकट निकालता है। इस टिकट का सक्सेस रेट बेहद खराब था, लेकिन इस समय उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह उम्मीद करता है कि इस बार उसे ऐसा आइटम मिल जाए जिससे ओगर को ज़ेनकारुक के खिलाफ कम से कम लड़ने का मौका मिल सके। टिकट एक्टिवेट होते ही उसके सामने एक तेज गोल्डन लाइट फूट पड़ती है और हानुल की आंखें फिर से चौड़ी हो जाती हैं। उसे पता चलता है कि उसे एक एस रैंक आइटम मिला है। यह देखकर उसकी एक्साइटमेंट तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वह आइटम देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कॉम्बैट में किसी खास काम आएगा। उधर पानी का करंट लगातार और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। अब हानुल के पास सोचने का समय नहीं था। उसके पास जो कुछ था उसी से काम चलाना था। इसलिए वह आखिरकार ऑग्र बरसर्कर को समन करता है और उसे अभी अभी मिले उस एस रैंक आइटम से इक्विप कर देता है। जैसे ही हानुल वह आइटम ओगर पर लगाता है, क्रीचर अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय उसे बल्गल गिल्ड के एक मेंबर की घबराई हुई चीख सुनाई देती है जो पानी में लगभग डूबने वाला था। हानुल बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है। वह दांत भींचकर समझ जाता है कि शायद अब उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। ऊपर से उसकी लॉर्ड्स आफ्टर इमेज की पावर के सिर्फ 12 मिनट्स बाकी थे।
उसके बाद वह फिर से वही कमजोर ई रैंक हंटर बन जाएगा। फिर भी हानुल पहले बाकी लोगों को बचाने को प्रायोरिटी देता है, लेकिन उसकी टेम्पररी बढ़ी हुई स्टैट्स के बावजूद लगातार संघर्ष करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी जिस पेड़ को पकड़कर वह खुद को संभाल रहा था, उसकी ग्रिप ढीली पड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि अब वह पेड़ से हाथ छोड़ देगा। लेकिन ठीक उसी समय हिंसक पानी का करंट अचानक कमजोर पड़ने लगता है। हानुल सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पानी के बीच ऑग्र पूरी मजबूती से खड़ा था और उसके सिर पर कुछ ऐसा था जो देखने में हैरिस पॉटर वाली टोपी जैसा लग रहा था। ऑग्र हीरो जैसी आवाज में पूछता है, मास्टर क्या आपको कहीं चोट लगी है? फिर वह बेहद फॉर्मल अंदाज में हानुल का अभिवादन करता है और खुद को उसका विनम्र सर्वेंट बताता है। उसका यह व्यवहार किसी भी ओगर की उम्मीद से बिल्कुल उलट था। हानुल खुद कंफ्यूज खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसकी नजर में उसने तो बस एक एस रैंक आइटम ऑग्र के सिर पर रखा था, आर्चमैज गानोडॉर्फ्स हैट। यह आर्टिफैक्ट इंटेलिजेंस से जुड़े एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। माना जाता था कि इसकी मदद से किसी बेवकूफ इंसान को भी जीनियस बनाया जा सकता है। लेकिन हानुल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी ओगर की इंटेलिजेंस को इतनी ऊंची लेवल तक बढ़ाने का रिजल्ट इतना जबरदस्त हो सकता है। अभी भी कंफ्यूजन में डूबा हानुल अपने सर्वेंट से पूछता है कि वह इतनी साफ साफ बातें कैसे कर पा रहा है और प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकता है। जवाब में ओगर पूरे गर्व के साथ अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है और बताता है कि उसके मास्टर द्वारा दी गई इस हैट ने उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया है। उसने उसे एक बिल्कुल न्यू ऑग्र में बदल दिया था। इतना कहने के बाद ऑग्र हानुल के सामने सम्मान से गहरा बॉ करता है और पूछता है कि उसका मास्टर उसे क्या आदेश देना चाहता है। हानुल जवाब देता है कि सीधा ऑर्डर देने से पहले वह एक बात कंफर्म करना चाहता है। ऑग्र बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर देता है। हानुल फिर पूछता है कि क्या अब वह मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ऑग्र गर्व से हाँ कहता है और बताता है कि उसने अभी अपने हाथ में पकड़े हुए लॉग में भी मैजिक इम्ब्यू किया है। यह सुनते ही हानुल की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। आखिरकार सिचुएशन पहली बार उसके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही थी। मौका हाथ से निकलने देने के बजाय हानुल तुरंत ऑग्र को आदेश देता है कि वह सीधे उस खतरनाक स्टॉर्म के बीच से आगे बढ़े और वह खुद उसके बिल्कुल पीछे पीछे चलता है। बिना देर किए हैट पहना हुआ ऑग्र उस जबरदस्त पानी के सर्ज के बीच से अपनी पूरी ताकत लगाकर रास्ता बनाने लगता है। हानुल उसे एक नया नाम देता है, ओडालफ, और कहता है कि अब वह उसी पर भरोसा कर रहा है। जैसे ही ऑग्र अपने नए नाम को सुनता है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह इस सम्मान से इतना भावुक और डिटरमाइंड हो जाता है कि चिल्लाकर कहता है कि वह अपने मास्टर के लिए अपना सब कुछ लगा देगा, यहाँ तक कि इस सम्मान का बदला चुकाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। ओडल्फ फिर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है और स्टॉर्म के बीच से रास्ता साफ करता जाता है। हानुल को भी भरोसा होने लगता है कि अब वे जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस अचानक हुए बदलाव से जेन करुक बेचैन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसकी मैजिक को मात देने का तरीका खोज लिया है। वह मानता है कि जिसने भी यह किया है वह कोई साधारण मैज नहीं हो सकता। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बैरियर को तोड़ना आसान नहीं होगा। इसी बीच ओडालफ बैरियर तक पहुंच जाता है और आगे बढ़ते ही अचानक रुक जाता है। वह हानुल को बताता है कि रास्ता ब्लॉक हो गया है। हानुल उसे आदेश देता है कि उसी एक जगह पर बार बार हमला करता रहे। शायद लगातार एक ही पॉइंट पर फोर्स लगाने से बैरियर आखिरकार टूट जाए। लेकिन ऑग्र तुरंत लॉजिक और मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाने लगता है कि इस मल्टी लेयर्ड फॉर्मूला बैरियर को डिस्ट्रॉय करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हानुल उसकी बात बीच में ही काट देता है और कहता है कि इतना ओवरथिंक करना बंद करे और मैजिक पर भरोसा करने के बजाय अपनी रॉ स्ट्रेंथ से इसे तोड़ दे। ऑग्र को यह बात बिल्कुल लॉजिक वाली नहीं लगती, लेकिन वह अपने मास्टर का आदेश मानता है और बैरियर पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। वह हर बार पूरी ताकत से ऐसा स्विंग करता है जैसे कोई बेसबॉल मैच खेल रहा हो। उधर जेन करक बैरियर को धीरे धीरे वीक होते देखकर और भी बेचैन होने लगता है। फिर भी वह खुद को शांत रखता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक साधारण ऑग्र उसकी कैटास्ट्रोफिक वेव को कभी पार नहीं कर सकता। उसके हिसाब से किसी के लिए एक साथ इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ और मैजिक में मास्टरी हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी जब वह अपनी बैरियर को लेकर अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर सोच ही रहा था, क्रैक! बैरियर अचानक टूटकर बिखर जाती है। यह देखकर लिजर्ड जेन करुक भी पूरी तरह शॉक्ड
रह जाता है। वह खुद से कहता है कि ऐसा सिर्फ वही ऑग्र कर सकता है जो साथ ही एक मेज भी हो, और ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। मेज की कैप पहने उस ऑग्र को देखते हुए उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी मैजिक सील टूट चुकी है। अब वह सोचने लगता है कि कहीं यह ऑग्र वास्तव में ऑग्र शमन तो नहीं है। तभी हानुल उस लिजर्ड से पूछता है, क्या तुम जैन करुक हो? लेकिन लिजर्ड कोई जवाब नहीं देता। उसका पूरा ध्यान अब सामने मौजूद दुश्मनों पर था। उसे लगता है कि ऑग्र शमन ने अभी बैरियर तोड़ने में काफी माना खर्च कर दिया होगा, इसलिए अब एक कमजोर दुश्मन के खिलाफ उसके पास साफ एडवांटेज है। जैसे ही लिजर्ड एक ऐसा पावरफुल अटैक कास्ट करने वाला होता है जो किसी को भी तुरंत खत्म कर सकता था, हानुल तुरंत ओडालफ को आदेश देता है कि वह एक लॉन्ग रेंज स्पेल इस्तेमाल करके उसका अटैक इंटरप्ट करे। हानुल को उम्मीद थी कि ऑगिर शायद कोई फायरबॉल या वैसा ही मैजिक अटैक करेगा और फिर सीधा दुश्मन पर चार्ज करेगा, लेकिन ओडाल्फ ने जो किया उसे देखकर हानुल भी एक पल के लिए चौंक गया। ओगर ने बस अपना लॉग उठाया और पूरी ताकत से ज़ेन कारक की तरफ फेंक दिया। लिजर्ड को भनक तक नहीं लगती कि उसकी तरफ एक असली लॉग उड़ता हुआ आ रहा है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि जीत पहले ही उसकी हो चुकी है। उसे भरोसा था कि कोई भी मैजिक उसकी बैरियर को नहीं तोड़ सकती और उसने इस अटैक का भी पहले से अंदाजा लगा लिया था। लेकिन जैसे ही वह लॉग सीधा उससे टकराता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है और वह वहीं हारकर गिर पड़ता है। हानुल अपने विशाल सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है कि उसने जो स्पेल इस्तेमाल किया वह देखने में बस एक लॉग फेंकने जैसा लग रहा था। इस पर ओडाल्फ तुरंत माफी मांगता है और बताता है कि उसने अभी तक कोई प्रॉपर स्पेल सीखना शुरू ही नहीं किया है। इसके बाद सीन पोंग गिल्ड हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है, जहां गिल्ड लीडर पर दबाव डाला जा रहा है कि वे नए अवेकन हुए एस रैंक हंटर हानुल को जल्दी से अपनी गिल्ड में शामिल कर लें, इससे पहले कि कोई राइवल गिल्ड उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन इतनी बातों के बावजूद लीडर को किसी मामूली एस रैंक हंटर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उसकी गिल्ड के पास पहले से ही इतने एस रैंक हंटर्स मौजूद हैं कि एक और की उसे खास जरूरत महसूस नहीं होती। उधर डंजन में ज़ेन करुक डिफीट हो चुका था। ओडल्फ सावधानी से उसका मॉन्स्टर स्टोन उठाता है और हानुल के पास लेकर आता है। हानुल अपने बड़े सर्वेंट की मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन ओडल्फ बेहद विनम्रता से कहता है कि यह सब उसके मास्टर की गाइडेंस और सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और क्रेडिट किसे मिलना चाहिए इस पर छोटी सी बहस भी कर लेते हैं। आखिरकार हानुल उस स्पेशल सोल स्टोन को कैसल को बेच देता है। कासल तुरंत रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन करता है, जिसमें एक स्पेशल जोन डेवलपमेंट परमिट, एक और गाचा टिकट और थोड़ी मात्रा में गोल्ड शामिल होता है। हालांकि कासल के फंड्स कम होने की वजह से गोल्ड रिवॉर्ड भी थोड़ा कम मिलता है। इसके अलावा अब हानुल को अपने वेव डिफेंसेस के दौरान ज़ेन कारुक को भी इस्तेमाल करने की एबिलिटी मिल जाती है। हानुल रिवॉर्ड्स को बाद में देखने का फैसला करता है और फिलहाल डंजन से बाहर निकलने के लिए वापस लौट जाता है। जब वह वापस पहुंचता है तो उसे सिर्फ बुगल गिल्ड की वही ब्लू हेयर्ड फीमेल हंटर होश में दिखाई देती है। वह तुरंत हानुल से पूछती है कि क्या वह उन सभी को बचाने में कामयाब रहा, और फिर पूरे दिल से उसके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद देती है। हानुल बाकी गिल्ड मेंबर्स के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि वे सभी जिंदा हैं और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो चुका है। तभी गिल्ड लीडर क्वांग भी वहां पहुंच जाता है और हानुल से कुछ बात करने की मांग करता है। वह ऐसे तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है जैसे अभी उसे पंच मारने वाला हो, लेकिन अगले ही पल सबको हैरान करते हुए वह हानुल के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी पूरी गिल्ड की तरफ से उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि हानुल ने उन सभी की जान बचाई थी। साथ ही वह माफी मांगता है कि डंजन में पहली बार मिलने के समय उसने हानुल के साथ जिस तरह बिहेव किया था वह पूरी तरह गलत था। हानुल को यह देखकर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिमाग से ज्यादा मसल पावर पर भरोसा करने वाला आदमी सच में माफी भी मांग सकता है। वह क्वांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करता है और कहता है कि अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपनी गिल्ड के उन मेंबर्स का ख्याल रखे जिन्हें अभी भी उसकी जरूरत है। दोनों हाथ मिलाते हैं और क्वांग की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह वादा करता है कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा और किसी दिन इसका बदला जरूर चुकाएगा। तभी सिस्टम उन्हें नोटिफिकेशन देता है कि ट्रायल ऑफ मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही उन्हें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो यहीं रुक जाएं या फिर डंजियन के और भी गहरे हिस्सों की तरफ आगे बढ़ें।